अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम आज जो मैकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स हैं पार्ट 4 इसको हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 लेक्चर्स जो है मैकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स का हम डाल दिए हैं। आप लोग देखे होंगे, एंजॉय किए होंगे। इंशाल्लाह हम जो है आज इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करके हम सीधे जो है लेक्चर्स पे आते हैं, और आप एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए वीडियोस को। मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स ये जो है आपका पार्ट 4 है, और इंशाल्लाह हम पार्ट 5 तक इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं ये कितने दूर तक हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद पार्ट 5 में जो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। चलिए शुरू करते हैं हम। अगर आज समझना है बेसिकली कि कौन कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा केवल हम इसको बताते हैं अभी, फिर हम इंशाल्लाह इसको डिटेल्स में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि क्योंकि जो नेशनल मूवमेंट्स हम पढ़ते हैं तो थोड़ा हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। और आप देखें हैं कि एक वीडियो के अंदर हमने पूरी रशिया की हिस्ट्री को कैसे समझाया, और जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था, समाजवाद का कॉन्सेप्ट था, वो हम बताए कि उससे हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर कितनी प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हमें आज जो फोकस करना है बेसिकली आपका वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 18 के बीच में जो हुआ वर्ल्ड वॉर 1, इसको भी हम थोड़ा समझेंगे यार, क्योंकि इसका असर जो है राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर देखने को मिलेगा। हम इसको समझेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 का हिस्सा हमें समझना है। सेकंड अगर हम बात करें इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो चंपारण सत्याग्रह है गांधी जी के जरिए, हम इसको समझने वाले हैं कि चंपारण मूवमेंट की कैसे शुरुआत हुई, गांधी जी कैसे पहुंचे, और वहां के जो लीडर्स थे वो कैसे शामिल हुए, और किस तरह से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। और एक सक्सेसफुल मूवमेंट जो है गांधी जी के जरिए, फर्स्ट मूवमेंट कहते हैं कि गांधी 1917 के अंदर, तो आप देखें कि 1915 में गांधी जी आ गए वापस अफ्रीका से। चंपारण सत्याग्रह जो है काफी सक्सेसफुल मूवमेंट गांधी जी का रहा। हम इसको समझने वाले हैं यहाँ पे। सेकंड, इसी से रिलेटेड जो केला डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, वहां पे भी एक मूवमेंट चलाया गया 1918 के अंदर। इसको भी हम यहाँ पे डिटेल्स में समझने वाले हैं, क्योंकि नेशनलिज्म का हिस्सा है। साथ में जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स थे, जो मिल के अंदर काम कर रहे थे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, ये मूवमेंट जो है 1918 के अंदर इसको समझने वाले हैं यहाँ पे, ये गांधी जी के जरिए। फिर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट, जो 1919 के अंदर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इसे पास किया गया और देश के अंदर जो है इंप्लीमेंट किया गया। और इसके खिलाफ गांधी जी ने सबसे पहला ऑल इंडिया स्ट्राइक अगर हम कहें 6 अप्रैल के अंदर पूरे मुल्क के अंदर नेशन वाइड जो है 1919 के अंदर जो है गांधी जी ने ऑल इंडिया स्ट्राइक की शुरुआत की, रॉलेट एक्ट। इसको भी हम यहाँ पे डिटेल्स में समझने वाले हैं। साथ में जो खिलाफत मूवमेंट्स है, ऑटोमन अंपायर का, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। खिलाफत मूवमेंट 1920 एंड 21, इसको भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं खिलाफत मूवमेंट्स को। साथ में खिलाफत मूवमेंट के जमाने में भी जो है एक और मूवमेंट चलाया गया जिसको असहयोग आंदोलन कहते हैं, नन कोऑपरेशन मूवमेंट हम ये करेंगे। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं कि जो आज का टॉपिक होगा वो क्या क्या होगा, किन चीजों पे हम बात करेंगे, केवल इन सब टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं, और काफी विस्तार से। चंपारण, केला, अहमदाबाद, रॉलेट एक्ट, खिलाफत मूवमेंट एंड नन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इंशाल्लाह हम नन कोऑपरेशन मूवमेंट तक रात में कंप्लीट करेंगे, और फिर जो हमारा नेक्स्ट होगा वो नन कोऑपरेशन से आगे इसको समझेंगे। सब स्टूडेंट जानते हैं और ज्यादातर अर्लियर क्लास में आप पढ़े हैं चंपारण मूवमेंट्स के बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, किंतु इसको आज डिटेल्स में हम समझेंगे। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर जो डेट्स है, डेट्स का मतलब तिथि जो है, तारीख जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेट्स को लिंक करते हुए यहाँ पे समझना है, पढ़ना है, क्योंकि
कई डेट्स आएंगे इसमें, है ना, थोड़ा मुश्किल होगा आपको समझने में, लेकिन आप इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि 6 अप्रैल के 1919 के अंदर गांधी जी ऑल इंडिया स्ट्राइक किए और काफी लोग इसके अंदर शामिल हुए। और ये जो नेशन वाइड जो मूवमेंट था गांधी जी का, वो बेसिकली रॉलेट एक्ट के खिलाफ था, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है वो एक ब्लैक एक्ट गांधी जी ने से बताया, है ना, काला कानून जिसे कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो 6 अप्रैल के अंदर क्या चीजें हुई, फिर जब 6 अप्रैल में वहां पे रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे नेशन वाइड पे चीजें शुरू हुई, तो 9 अप्रैल को क्या वाकया हुआ 1919। फिर 10 अप्रैल के अंदर क्या चीजें हुई, 10 अप्रैल 1919 के अंदर। और फिर आप जानते हैं कि 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग जो है 1919, जलियांवाला बाग हम रॉलेट एक्ट से इसको अलग से नहीं लिखा हूं मैं, रॉलेट एक्ट के तहत हम जलियांवाला बाग, तो सबसे इंपॉर्टेंट है 19 अप्रैल 1919 में क्या चीजें हुई। और जब पंजाब या अमृतसर के अंदर जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो वहां पे लोग विरोध कर रहे थे, तो इसमें जो है 18 अप्रैल 1919 को क्या चीजें हुई। तो ये सब डेट्स आपको एक तरह से लिंक करके पढ़ना है, कई डेट्स आएंगे इसमें, है ना, हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा आपको समझने के लिए, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम इसको लिंक करके अगर पढ़ें तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 से हम, कि वर्ल्ड वॉर 1 का असर जो है वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर क्या क्या होगा। हम इसको लिख सकते हैं, जो टॉपिक्स हैं वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 18 के बीच में, आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। और एक चीज और भी आप जानते हैं कि इस वर्ल्ड वॉर के अंदर दो पावर्स के बीच में लड़ाई हुई थी, अलाइड और सेंट्रल पावर, जिसमें क्या था कि जो ब्रिटेन था, या हम जिसको कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों की शासन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसके अंदर शामिल थे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, ठीक है। और जाहिर सी बात है ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, इनकी हुकूमत, क्योंकि 1914 से 18 के बीच में और हमें आजादी 1947 में मिला है, तो जाहिर सी बात है उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमत थी वो ब्रिटेन की हुकूमत थी। तो इंडिया का वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल होना डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, इनडायरेक्टली, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटेन जो है जबरदस्ती इंडिया को वर्ल्ड वॉर के अंदर शामिल किया। इसमें गांधी जी को भी है कि गांधी जी भी जो है काफी सपोर्ट किया कि हमें वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो है शामिल होना है। कई वजह थी, इसमें यह था कि वर्कर्स मजदूर को ऐसा उससे वादा किया गया था कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होते ही जो है पूरे देश के अंदर जो है सबको आजाद कर दिया जाएगा और हमें जो है फ्रीडम मिल जाएगा। इस लालच में हम कह सकते हैं कि काफी लोग जो है इसके अंदर शरीक हुए थे, वर्कर्स मजदूर वगैरह। गांधी जी ने काफी सपोर्ट किया। अच्छा, जब आप 1914 से 18 का पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर क्या चीजें हुई, तो आप एक चीज देखेंगे कि 1915 में गांधी जी आए अफ्रीका से, 1916 तक जो है एक साल उन्होंने प्लानिंग किया कि कैसे क्या चीजें होना चाहिए। फिर 1917 के अंदर चंपारण मूवमेंट्स आपने देखा, फिर 1918 के अंदर खेदा डिस्ट्रिक्ट, और फिर 1918 के अंदर अहमदाबाद। ये तो कहने का मतलब ये सब वाकया हिंदुस्तान के अंदर चीजें हो ही रही थी, साथ में वर्ल्ड वॉर का भी वाकया हो रहा था, और गांधी जी को जो है यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर इवेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड है, इसलिए हम थोड़ा इस पर फोकस करते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ कि ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में शामिल था, ठीक, और इंडिया भी जो है वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर शामिल हुआ क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए, ठीक। अब इसके क्या क्या खराब असर इंडिया में हुआ वो हमें देखना है। तो पहला अगर इंपैक्ट हम देखें कि क्या चीजें हुई वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर से, तो इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि जैसे देखिए ये ऐसा है ना कि जो भी कोई युद्ध होती है, कोई लड़ाई होती है ना, कोई भी वॉर्स होते हैं, तो ये वॉर जो है किसी भी देश को दो तरीके से चेंज करता है। एक हम कह सकते हैं कि इसका कुछ पॉलिटिकल असर होता है वॉर की वजह से देश के अंदर, है ना, राजनीति पे असर होता है इसका, और साथ में जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है देश का, है ना, इकोनॉमिकल कंडीशंस है, जो इकोनॉमी है उस पे भी इनका असर होता है। तो दो तो असर होते हैं, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज पे हो या इकोनॉमिक इश्यूज पे हो।
अच्छा, किसी भी वॉर में जब इन्वॉल्व होते हैं कोई लोग, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो है काफी ज्यादा आर्मी होते हैं, सेना होती है ना, ये लोग शामिल होते हैं। इस चक्कर में क्या हुआ, काफी सेना की जरूरत महसूस हुई इंडिया के इन्वॉल्व था, जिसके वजह से क्या हुआ कि उन सेनाओं को क्या देना होता था, उन सेनाओं को वेजेस देना होता था, या उन सेनाओं को हम कह सकते हैं कि सैलरी देनी होती थी, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट देते थे। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा लोग सेना में शामिल होंगे, आर्मीज में आएंगे, इतना ज्यादा आपका क्या होगा कि डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस मतलब जो आप सुरक्षा के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, वो आपका काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो काफी ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे, जब डिफेंस एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो इस डिफेंस एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या काम किया, हिंदुस्तान के पब्लिक या हिंदुस्तान के जनता से ही जो है वो पैसे जो है वसूलना शुरू किए। तो इसमें एक चीज हुआ कि जो आपका टैक्स था, या हम इसको कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू गवर्नमेंट ले रही थी, टैक्स या रेवेन्यू, वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गवर्नमेंट। जितने लोग टैक्स दे रहे हैं, जितना पहले दे रहे थे, अब उससे ज्यादा देंगे, क्योंकि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर काफी इंक्रीज हो गया है, क्योंकि ब्रिटिश इसमें शामिल है, ब्रिटेन शामिल है, इंडिया शामिल है। रेवेन्यू जो किसानों से पैसे वगैरह लेते थे, वो काफी ज्यादा इसके अंदर इंक्रीज कर दिया गया, तो ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, सेकंड, और ये सारे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इंडिया के अंदर चीजें हो रही है। इसके अंदर एक चीज है कि जो कस्टम ड्यूटीज है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया। कस्टम ड्यूटीज क्या होता है, बेसिकली कस्टम ड्यूटीज जो होता है, हम ट्रेड से रिलेटेड इसको समझते हैं, इकोनॉमिक्स का टर्म है कस्टम ड्यूटीज। मतलब क्या होता है कि जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको जो है गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस जो है आप पे करना होता है। जैसे मान लिए कि हमें इंडिया के अंदर से चीजें अगर बाहर भेजना हो, या इंडिया के अंदर कोई चीजें शामिल करना हो, या दो स्टेट्स के बीच में अगर ट्रेड हो रहे हैं, हमें क्या करना होता है कि चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, बदले में जो है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जो है ड्यूटीज जो है वो पेमेंट करना होता है, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज। तो ये भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया कि अगर कोई भी चीज, कोई भी प्रोड्यूसर है, वो अपनी चीज को बना के अगर मार्केट में बेच रहे हैं या अपनी चीजों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को इसके लिए जो है ड्यूटीज पे करेंगे, काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया। इसके ही वजह से अगर हम देखें तो इसमें क्या हुआ कि इनकम टैक्स जो है इसी वक्त इंट्रोड्यूस किया गया भारत के अंदर। अगर मॉडर्न भारत की हम बात करें तो ब्रिटिशर्स के जरिए इनकम टैक्स किया गया कि जिनके पास जितना इनकम होता है उनके हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना होता है। तो अब तक इनकम टैक्स का नहीं था मॉडर्न इंडिया के अंदर, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि इनकम टैक्स जो है पहली दफा इंट्रोड्यूस किया गया कि जिनके पास जितनी प्रॉपर्टीज होंगी उनके हिसाब से जो है वो क्या काम करेगी, गवर्नमेंट को जो है इनकम पे करेगी या पेमेंट करेगी। तो ये इनकम टैक्स क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हुआ, काफी पहली दफा इंक्रीज मैंने लिखा हूं, इंट्रोड्यूस मतलब पहली दफा इस चीज का परिचय हुआ। ठीक है, ये चीजें यहां पर हो गई। ठीक है, और ये सारे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं, मतलब बिगड़ रही है यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशंस। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो 1913 से लेके 18 तक का अगर देखें टाइम पीरियड, मैंने बताया कि टाइम पीरियड इसके अंदर आएगा, डेट्स काफी आएंगे, आपको सब कुछ समझना है। तो 1913 से अगर 18 टाइम पीरियड, क्योंकि 1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ, तो 13 से 18 के बीच में क्या हुआ, देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल था, जो प्राइसेस थी, चीजों की कीमत थी, वो हर चीज की डबल हो गई, मतलब दोगुनी प्राइस हो गई, प्राइसेस हर चीज की डबल हो गई 13 से 18। मतलब अगर आप कोई चीज मार्केट के अंदर 10 रुपए में खरीद रहे थे, तो वो चीज मार्केट के अंदर जो कितना हो गया 20 रुपीस हो गया, क्योंकि कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो है जस्ट डबल हो गया, प्राइसेस डबल फ्रॉम 1913 टू 18। ये सब असर इनके अंदर हुए। इसके अंदर एक दो पॉइंट्स और भी हैं जो आपको यहाँ पे समझना है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। 1900 पॉइंट वाइज कर सकते हैं, ये पॉइंट जो है ये आपका यहाँ पे है। ठीक, अगर 1918 के बारे में बात करें, या 1919 के बारे में बात करें, या 1920 के बारे में, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि 1921। मतलब क्या हुआ कि 1918 से लेके 21 के बीच में पूरे देश के अंदर जो है जो क्रॉप्स था, है ना, जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे किसान, वो पूरे देश के अंदर फेल हो गया। मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल ही क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो है नहीं हो पाया इसी जमाने में।
अच्छा ये चीज था कि प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा था, क्या दिक्कत है, उसमें क्या परेशानी थी। तो उसमें एक ये चीज था कि इसी साल जो है पूरे देश के अंदर जो है काफी ज्यादा सूखा पड़ गया था, ड्राउट पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी, है ना, पानी खेतों में नहीं था, जिसके वजह से जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना, फेल्ड हो गया ड्राउट की वजह से। तो इसके वजह से ये हुआ कि जब क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो फूड था या जो हम कह सकते हैं कि राइस वगैरह ये सब चीजें थी, इसका शॉर्टेज हो गया पूरे देश के अंदर। अब हमारे पास इतना ज्यादा चीजें नहीं थी, इसके अंदर शॉर्टेज हो गया, फूड का शॉर्टेज हो गया, ये सब चीजें हैं। इसमें ऐसा भी माना आता है कि इसके अंदर एक चीज और भी हुआ कि जो लोग फौज के अंदर शामिल थे, किसान या वर्कर जा रहे थे, तो क्योंकि वो लोग तो इन्वॉल्व थे इसके अंदर, तो वो लोग क्या किए कि इसी दौरान जो वो खेती वगैरह नहीं कर पाए, जिससे अच्छा वॉर भी हुई, लड़ाई भी हुई, जिससे क्रॉप जो है वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया। एक पॉइंट्स और भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि देश की हालत जो है वो कैसे खराब हो रही है। इसी जमाने में एक बीमारी है, डिजीज है, जो पूरे भारत के अंदर जो है देश के अंदर फैल गया। इस इन्फ्लुएंजा की वजह से जो है हजारों लोगों के तादाद में लोग मारे गए। इन्फ्लुएंजा इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज जो जानवरों से इंसान को फैलते हैं। जैसे आप देखें ना, अभी क्या चल रहा है देश के अंदर, कोविड चल रहा है, कोविड-19 है ना, कि इंसान से इंसान को जो है वो बीमारी डिजीज फैलते हैं, महामारी है देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर। तो इस जमाने में भी इन्फ्लुएंजा था, केवल ये था कि ये जो है किसी जानवर से इंसान को फैले, है ना, यूरोप से चीजें शुरू हुई थी और इसकी वजह से जो है काफी ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो है लोग मारे गए थे इन्फ्लुएंजा की वजह से। अब देखिए क्या होता है, एक अजीबोगरीब चीज है, इसको मैं थोड़ा समझाने से पहले आपको मैं बताऊंगा कि 2020 के अंदर, जैसे 2020 चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि 2020 के अंदर कोविड-19 तो चल ही रहा है, पूरे देश के अंदर महामारी का है। साथ में क्या हो रहा है कि इसको और ज्यादा खराब करने के लिए देश के अंदर नेचुरल आपदा जो है, नेचुरल कैलामिटीज है, वो बड़े तादाद में, अर्थक्वेक आ रहे हैं बहुत ज्यादा, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, है ना, अब तक 10-15 बार जो है आ चुके हैं। तो ये भी जो है गलत संकेत दे रहा है कि पता नहीं कोई बड़ा अर्थक्वेक तो देश के अंदर नहीं आने वाला है, दिल्ली के अंदर नहीं आने वाला है। फिर आप क्या देख रहे हैं कि एक जो है टिड्डी दल का जो चला था अफ्रीका के अंदर से पंजाब, राजस्थान होते हुए यूपी में फैला, इसके वजह से जो है काफी क्रॉप डैमेज हुए, क्योंकि जहां पे भी ये टिड्डी दल, इंसेक्ट्स होते हैं, एक तरह के कीड़े होते हैं, जहां पे भी ये बैठते हैं, इसकी वजह से काफी क्रॉप जो है डैमेज हो जाता है। वो भी एक चीज देखने को मिलता है। अब क्या हो रहा है कि अब जो है आपका मॉनसून का सीजन आ रहा है ना, मॉनसून का जून से शुरू हो गया है ये, इसके वजह से ये है कि देश के अंदर फ्लड भी काफी ज्यादा होने वाला है ना, पानी वगैरह भी काफी बढ़ने वाला है, बारिश काफी ज्यादा होने वाली है इस बार। तो कहने का मतलब है कि 2020 के अंदर एक तो महामारी है कोविड-19, प्लस ये सब चीज भी है जिसकी वजह से देश काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सीएम ऐसे ही मानेंगे कि आपका जो वर्ल्ड वार उनका जमाना था, है ना, 1914 से 18, 19, 20 के जमाने में भारत के अंदर भी कुछ ऐसे ही आपदा, कुछ ऐसे ही चीजें हो रही थी, है ना। एक तो क्रॉप डैमेज हो गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स काफी ज्यादा ले लिया गया, इन्फ्लुएंजा बहुत बुरी तरह से फैल गया था, क्रॉप डैमेज हो गए थे। तो मतलब एक के बाद एक इवेंट्स हो रहे थे जो पूरी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स को देश का जो है वो खराब कर रहे हैं, जिसके वजह से लोग काफी गुस्से में थे। एक चीज और इसके अंदर पढ़ेंगे कि इन्फ्लुएंजा के बाद एक पॉइंट आपको और रखना है। मान लीजिए कि इंडिया शामिल हुआ तो इंडिया को जो है बहुत सारी सेनाओं की जरूरत हुई, आर्मी की जरूरत हुई, या इसको कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो सोल्जर्स थे ना, उसकी बहुत जरूरत हुई, सेना की जरूरत हुई, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी शामिल थे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, वो जबरदस्ती जाके गांव के लोगों को जो है इस आर्मी या इस सोल्जर में शामिल किए। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट गांव के वर्कर्स को, मजदूरों को, किसानों को लेके आया और लेके आने, क्योंकि सेना की कमी हो रही थी, इन सबको सेना पे भर्ती किया गया, इन सबको, और इनसे ये वादा किया गया कि आप लोग जो है वर्ल्ड वार 1 पे इन्वॉल्व हुए और वर्ल्ड वार 1 खत्म होते ही जो है आप सबको क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा, लगान माफ कर दिया जाएगा, टैक्स माफ कर दिया जाएगा, रेवेन्यू माफ कर दिया जाएगा। उस पूरे वर्ड को हम बोलते हैं फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट मतलब कि हुकूमत जो है जबरदस्ती फोर्स लगा के जबरदस्ती किसानों को जो है लालच देके इस चीज में जो है शामिल कर रहे थे। अच्छा, जाहिर सी बात है जब वर्ल्ड वार 1 खत्म हुआ तो आजादी तो भारत को मिली नहीं। आजादी कब मिली? 1947 में। तो वर्ल्ड वार 1 में शामिल करना एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है कोई प्लान थी, है ना, जिसके तहत लोगों को जबरदस्ती लालच देके शामिल किए।
उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आजादी नहीं मिली तो काफी ज्यादा लोग जो है जो एंगर थे, मतलब काफी ज्यादा लोग गुस्सा हो गए यहाँ पे, है ना। और पूरा जो गुस्सा था वो पूरे देश के अंदर फैल गया कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट गलत काम कर रहे हैं। तो ये भी एक इसमें रखने वाली बात है, ठीक है। एक पॉइंट्स और यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि चलिए इसको मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ। जब 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए हिंदुस्तान का जो सेंसस रिपोर्ट आया है ना, होती है हर 10 साल में होती है सेंसस रिपोर्ट, है ना, पता करते हैं। 1921 में जब सेंसस रिपोर्ट आई पूरे देश की ये हुई, तो इस सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक जो है 12 या हम इसको कह सकते हैं कि 12 से 13 मिलियन लोग जो है इसमें क्या हुए, मारे गए। 12 से 13 मिलियन पीपल, मतलब इतना ज्यादा वर्ल्ड वॉर 1 का असर था। 12 से 13 मिलियन लोग जो है मारे गए। और इसको हम सिर्फ डायरेक्ट इसको हम लिखते हैं टेररिस्ट, है ना। मतलब इसका ये होता है कि सडनली मतलब क्या होता है, अचानक से। और ये जो चीजें और ये जो रिपोर्ट था कि इतने लोग क्यों मारे गए, इसका मेन दो ही वजह था। एक ये था कि पूरे देश के अंदर तो फमाइन्स था, फैमिन्स था, जैसे आपने देखा कि ड्राउट्स हो गया, क्रॉप्स का शॉर्टेज हो गया। और सेकंड में एक और भी चीज थी इसके अंदर कि जो डिजीज फैला था, एपिडेमिक जो था इन्फ्लुएंजा, इसकी वजह से। ये 2-3 वजह थी जिसकी वजह से इतने लोग जो है यहाँ पे मारे गए। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 तो यूरोपियन कंट्रीज के बीच में हो रही थी, लेकिन चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर शामिल थी, जिसका वजह इंडिया जिसकी जो खराब असबाब थे वो भारत के अंदर भी देखने को मिला। तो ये इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है, पूरी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है भारत का, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत, वो पूरा खराब हो गया। यहाँ पर लोग काफी गुस्से में हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चीजों की कीमत डबल हो जाना, उसके बाद जो है फूड का शॉर्टेज हो जाना, महामारी का फैलना, इस तरह की प्रॉब्लम्स थे। तो आपने क्या क्या अभी समझा, अभी ये समझा कि वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इंडिया के अंदर इसका क्या इंपैक्ट जो है वो देखने को मिला। क्लियर है बात? ये चीजें यहाँ पे कंटिन्यू में थी, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी 1915 में आया वापस, ठीक है। इनका पहला जो विजिट था 1917 के अंदर, है ना, 1917 में जो है ये सबसे पहला विजिट किया। कहां विजिट किया आप सब जानते हैं, चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये विजिट किए महात्मा गांधी। चंपारण के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी हम इसको देखेंगे। अच्छा ये था कि गांधी जी तो 1917 में पहुंचे थे चंपारण, तो चंपारण है बेसिकली कहां पे, बिहार का एक जिला है ना चंपारण, ठीक है। गांधी जी को एक जो चंपारण के अंदर एक लोकल आदमी था वहां का, उसको लोकल मैन कहते हैं ना, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था क्योंकि गांधी जी 1916 में स्पीच दिए हुए थे। तो राजीव शुक्ला नाम है उसका, बेसिकली उस आदमी का नाम याद रखेंगे आप, राजीव शुक्ला चंपारण का एक लोकल मैन था, है ना। उन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाया और उन्होंने कहा कि चंपारण के अंदर जो है किसान बहुत परेशान है, आप आके यहाँ पे चीजों को देखिए। राजीव शुक्ला, गांधी जी पहुंचे चंपारण, ठीक है। लेकिन क्या है कि केवल सिर्फ गांधी जी नहीं पहुंचे यहाँ पे, गांधी जी के साथ कई लोग थे जो गांधी जी को फॉलो करते हुए चंपारण पहुंचे। उन व्यक्ति के नाम आपको पता होना चाहिए। पहला व्यक्ति जो गांधी जी के साथ वहां पे पहुंचे, राजेंद्र प्रसाद, पटना में मिले हैं और वो पहुंचे। राजेंद्र प्रसाद मतलब जो देश के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने आपका, जब भारत आजाद हो गया तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसके तहत जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से ही है, ये गांधी जी के साथ थे, ठीक है। इसके बाद एक और व्यक्ति थे यहाँ पे, मजहरुल हक, ये भी गांधी जी के साथ थे, चंपारण पहुंचे। सेकंड में, थर्ड में जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख,
एक और थे इसमें राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, नरहरि पांडे और एक आपका महादेव देसाई। ये सब मिलकर गांधी जी के साथ चंपारण पहुंचे। व्यक्ति के नाम आपको याद रखना है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कभी कि कौन कौन थे। क्या क्या प्रॉब्लम्स वहां पे देखने को मिला चंपारण के अंदर, क्या प्रॉब्लम्स थी? तो चंपारण के अंदर जो फार्मर थे या जो किसान थे उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वहां पे। प्रॉब्लम्स बेसिकली था इंडिगो को लेके, नील कहते हैं, नील की खेती जबरदस्ती वहां के किसानों से करवाया जा रहा था इंडिगो की खेती, क्योंकि इंडिगो का जो डिमांड था यूरोपियन कंट्रीज के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, मतलब बढ़ गया था। यूरोपियन जो कंट्रीज थे, ठीक है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी शुरू, कपड़े वगैरह बन रहे थे और नील मतलब कपड़े पे पॉलिश करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो काफी ज्यादा डिमांड था, जिसके वजह से क्या किया कि किसानों को मजबूर किया गया कि वो लोग जो है इंडिगो की खेती जो है अपने खेतों पे करें। अच्छा, अब लेकिन इंडिगो क्या है बेसिकली, तो इंडिगो को हम लिख सकते हैं कि इंडिगो तो वैसे आपका कमर्शियल क्रॉप है। कमर्शियल क्रॉप का ये मतलब होता है कि जिस क्रॉप्स को हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए जिसको हम इसका मतलब प्रोड्यूस करते हैं। एक तो होता है कि खाने के लिए, जैसे आपका चावल हो गया, ये हो गया, लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं बेसिकली इसका मोटिव ये होता है इससे जो है पैसे कमाया जाए। समझिए, खाने की चीजें नहीं होती, इंडिगो है ना, नील खेती कपड़े में इस्तेमाल करते हैं, तो ये कमर्शियल क्रॉप्स है, इसका इस्तेमाल किया जाए। सेकंड ये होता है कि इंडिगो जिस खेती में मतलब जहां पे इसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उस जमीन की जो फर्टिलिटी होती है शुरुआत में तो ये काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा क्योंकि कमर्शियल क्रॉप्स है, हर लोग करना चाहेंगे। लेकिन क्या होता है कि वक्त के साथ साथ इस जमीन की फर्टिलिटी जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है, और कहा जाता है कि उस जमीन पे अगले 50 साल तक कोई खेती नहीं हो सकती है, एक बार अगर जमीन की फर्टिलिटी खराब हो जाए। तो किसान परेशान थे, किसान के पास तो लिमिटेड जमीन था, किसान ये सोच रहे थे कि अगर इसको जबरदस्ती पैदा किया तो शुरुआती दौर में फायदा होगा, लेकिन जमीन जो बंजर हो जाएगी, तो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, 50 साल तक जो इसका उत्पादन नहीं होगा चीजों का, हम लोग कहां जाएंगे? इसलिए किसान वहां पे काफी ज्यादा परेशान थे, प्रॉब्लम जो थी इंडिगो के लिए। ठीक है, गांधी जी पहुंचे चंपारण। अब क्या चीजें पे देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से गांधी जी की मुलाकात हुई है ना, और मुलाकात होने के बाद गांधी जी ने वहां से डिमांड रखा कि भाई हम इस पूरे मामले का जांच पड़ताल करेंगे कि क्या चीजें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं ना, पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो गांधी जी के कहने पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि गांधी जी को ना नहीं कह सकते थे, ये लोग अफ्रीका का वाकया जानते थे। तो गांधी जी के कहने पे जो है वहां पे क्या हुआ, इंक्वायरी कमेटी बैठी चंपारण के अंदर, और इस इंक्वायरी कमेटी के जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तो कुछ लोग थे ही, लेकिन साथ में खुद महात्मा गांधी पहली दफा इस कमेटी के खुद मेंबर बने, और बनने के बाद इस पूरे मामले का जो है इन्वेस्टिगेशंस किया गया, जांच पड़ताल किया गया, और फिर किसानों को जो है इस प्रॉब्लम से निजात मिला, और यह तय हुआ कि इंडिगो की खेती जो है वो लिमिटेड कर दिया जाए, है ना, हर जमीन पे ना होगा और कुछ ही किसान करेंगे, सब लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो कहने का ये मतलब था कि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मूवमेंट चलाई गई, पहली दफा गांधी जी मेंबर्स बने इस इंक्वायरी कमेटी के, तो एक तरह से ये काफी कामयाब मूवमेंट गांधी जी के जरिए था, चंपारण के अंदर सक्सेसफुल कह सकते हैं ना। और गांधी जी ने इस तरह से जो है इस बैटल्स को क्या किया, इस लड़ाई को जो है वो जीत गए नॉन वायलेंस तरीके से। क्लियर है इनकी बात? अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि इस तरह से हम लिख सकते हैं कि गांधी जी हैड फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसऑबीडियंस, मतलब नाफरमानी, है ना, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1917 के अंदर है
1970। गांधी जी हैड वन द फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1970। अच्छा, इसके अंदर जो उन्होंने जो हथियार का इस्तेमाल किया वो बेसिकली नॉन वायलेंस तरीके से जो है वो जीते, कोई हमला नहीं हुआ है। कमेटी बनी और कमेटी बनने के बाद इस तरह से वो जीत गया इस चीज को, काफी सक्सेसफुल हुआ, जिसके वजह से वहां पे जो किसान थे वो काफी ज्यादा खुश हुए, है ना, और गांधी जी को जो है काफी ज्यादा सपोर्ट भी किए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें और भी लोग थे। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं कि गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद वगैरह ये सब तो साथ थे गांधी जी के, लेकिन कुछ चंपारण के लोकल लीडर्स भी थे जो इसके अंदर शामिल थे, जो चंपारण के अंदर लीडरशिप कर रहे थे, जो वहां के हुकूमत को चला रहे थे। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो लोकल लीडर्स थे, है ना, चंपारण मूवमेंट के अंदर, चंपारण सत्याग्रह के अंदर, वो कौन कौन थे जो वहां के लोग थे। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम करें नरहरि पाड़ी तो थे, आपने देखा कि नरहरि पाड़ी वहां पे भी थे, ठीक है। रामनवमी प्रसाद थे शामिल, अनुगढ़ नारायण सिन्हा, शंभू शरण वर्मा, ये सब जो है शामिल थे, जो वहां के लोकल लीडर्स थे, जो गांधी जी को काफी सपोर्ट कर रहे थे। इस व्यक्ति के नाम आपको जो है याद रखना है। एक और भी देश में अगर आप याद रखना चाह रहे हैं तो किशोर प्रसाद, बड़द होता है क्या, इसको आप देख सकते हैं ब्रजेश भी, कहीं कहीं बुक में देखने को मिलता है, ब्रजेश या बड़द किशोर प्रसाद, ये भी लोकल लीडर थे, चंपारण के अंदर शामिल थे। इन सब व्यक्ति के नाम याद रखना है, ठीक। काफी सक्सेसफुल था, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं सीधे अहमदाबाद, क्योंकि 3 मूवमेंट्स आपको यहां समझना है। अहमदाबाद आप जानते हैं गुजरात में है, और गांधी जी भी खुद गुजरात से थे। तो अहमदाबाद के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? अहमदाबाद में क्या था, बेसिकली मिल्स वगैरह होते थे ना, फैक्ट्रीज होते थे, जहां पे जो वर्कर होते थे, काम करने वाले जो मजदूर होते थे, वो इसके अंदर शामिल थे। वर्कर या लेबर कह सकते हैं, मिल्स के अंदर शामिल थे, ठीक है। इसमें क्या था कि अहमदाबाद में जो मिल्स थे, जो फैक्ट्री थे, इसके जो मालिक होते थे, इसको जो चलाने वाले होते थे, जो ऑनर्स थे, और जो उसमें काम करने वाले वर्कर और लेबर थे, उसके बीच में प्रॉब्लम्स थी, दोनों सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। उसमें क्या दिक्कत थी, जो कि वर्कर का एक जेन्युइन भी चीज था, इस चीज को समझने के लिए। देखिए कैसे, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जो लड़ाई हुई थी, जो वॉर हुआ था 1914 से 18 के बीच में, और ये वाकया कब का है आपका, अहमदाबाद का 1918 का वाकया है, ठीक है। वॉर की वजह से क्या हुआ था कि जो चीजों की कीमत थी, प्राइस थी, वो तो आप जानते हैं कि हर चीज की कीमत क्या हो गई थी, डबल हो गई थी। वॉर टाइम इन्फ्लेशन था, वॉर की वजह से चीजें हो गई थी, हर चीज की प्राइस डबल हो गई थी। अब देखिए, डबल प्राइस, बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है ना इंसान का, उन चीजों की प्राइस डबल हो गई थी। मान लीजिए कार की प्राइस डबल हो गई, तो चलिए कार हम नहीं खरीदेंगे, सेकेंडरी चीज है। लेकिन जो आपका प्राइमरी चीज है, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हो, जैसे मान लीजिए कपड़े पहनना, आपका क्लोथ्स हो गया, या मान लीजिए आप जो भोजन करते हो, फूड जो आप खाते हो, या इस तरह की अलग चीजें, जैसे मान लीजिए नमक चीज हो गया, सॉल्ट हो गया, इन सब जो बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर आता है, इन सब की कीमत जो है जस्ट डबल हो गई थी। जैसे आपने देखा अभी है ना, 10 में अगर चीजें मिल रही थी, तो सीधे ये चीजें 20 में मिल रही थी। तो वर्कर का ये था, जो वहां पे काम कर रहे थे मजदूर, उनका ये डिमांड था इन ऑनर से कि हमारी जो सैलरी है, हमें जितने पैसे मिल रहे हैं वो डबल हो जाए, ताकि हमें इनसे निजात मिल जाए और हम चीजों को आसानी से खरीद पाए। तो बेसिकली ये डिमांड था वहां के वर्कर्स का। तो अगर मैं बताऊं कि जो मजदूर थे या वर्कर थे काम करने वाले इंडस्ट्रीज के अंदर, उनका क्या क्या डिमांड था? उनका ये डिमांड था
कि जो उनकी सैलरी है या जो उनको वेजेस मिल रहे हैं ना, ये क्या हो जाए 50% इंक्रीज हो जाए, 50% जो है बढ़ जाए, इसको इंक्रीज हो जाए, ताकि इन सब चीजों को वो खरीद पाए, क्योंकि जो सैलरी मिल रही थी उनसे काम नहीं चल सकता था। अच्छा, वर्कर का ये भी नहीं था कि ये एकदम फुल टाइम के लिए कर रहे थे, ये कर रहे थे कि जब वॉर से इस तरह के सिचुएशन में जब नॉर्मल था तो फिर वापस हमें जितना आप दे रहे हैं उतना दे, तो वर्कर एक अंदाज से जो है सही तरीके से वो लोग डिमांड कर रहे थे। लेकिन क्या ये डिमांड फुलफिल हो पाया या नहीं हो पाया, ये आपको यहाँ पे समझना है। इसमें एक चीज हुआ, क्योंकि वर्कर्स काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे और जो मिल्स के मालिक वगैरह थे तो उन्होंने देखा हाँ बात सही है, तो इस डिमांड को ऑनर के जरिए एक्सेप्ट किया गया, किंतु ये 50% नहीं सिर्फ 20% देने की बात हुई। जो मालिक थे, जो ऑनर थे, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम तो इतना पैसा आपको नहीं दे सकते हैं, 50% सैलरी आप नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन किंतु हम 20% सैलरी आपको जो है बढ़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 50 के बजाय 20, ठीक है। लेकिन फिर भी जो वर्कर थे या मजदूर थे वो इससे सहमत नहीं थे और कह रहे थे कि 20% तो हमें कुछ होगा ही नहीं, हमें 50% चाहिए या 40% आप कर दो, 20% से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ये लोग क्या किए कि काफी प्रोटेस्ट करना शुरू किए और साथ में ये लोग स्ट्राइक भी किए, हंगामा किए, है ना, भूख हड़ताल पे भी बैठ गए लोग, इस तरह की चीजें वहां पे शुरू हो गई। अब मालिक क्या काम किया, मालिक ने ये धमकी दिया जो वहां पे काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है काम करने के लिए तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, हम वर्कर को जो है दूसरी जगह से बुला लेंगे। बॉम्बे एक है, अहमदाबाद है ना ऊपर, जैसे यहाँ पे अहमदाबाद हो गया आपके नीचे में, तो हम बॉम्बे से जो है क्या करेंगे, वर्कर्स को काम करने के लिए बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग छोड़ दीजिए, बॉम्बे से वर्कर आके काम कर लेंगे। तो वर्कर, लेकिन जाहिर सी बात है ये तो फिर बहुत गलत था, बेरोजगारी लाएगी इनके साथ। तो अब क्या चीजें हुई देखिए, वर्कर आके नहीं, आप बुला भी नहीं सकते हैं, हमें तो आप बढ़ा के भेजिए। इसी बीच के अंदर अगर मैं बताऊं कि एक जो है सोशल वर्कर है अहमदाबाद के अंदर, इसी वक्त सोशल वर्कर मतलब जो समाज के लिए काम करते हैं ना, सोशल वर्कर्स, समाज के लिए जो काम करते हैं सोशल वर्कर। एक सोशल वर्कर का यहाँ पे नाम है, इसको आपको याद रखना है नाम, अनसुईया साराभाई, या कुछ लोग इसको अनसुईया बहन भी कहते हैं। एक समाज सुधारक थी वहां पे अहमदाबाद के अंदर, और जब इनके पास ये मसला आया, जाहिर सी बात है समाज के बारे में बात कर रहे थे, जब इनके पास ये मसला आया इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जस्टिस दिलाएंगे, हम आपके इंसाफ के लिए काम करेंगे, ठीक है। गांधी जी अभी तक नहीं पहुंचे, ठीक। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो है ये बहन थी, किसकी बहन थी, एक व्यक्ति और आपको यहाँ पे लिखना है नाम, अंबालाल साराभाई, ये व्यक्ति ये बहन थी, है ना, अंबालाल साराभाई, ठीक है। और अंबालाल साराभाई कौन है, ये बेसिकली फ्रेंड थे, दोस्त थे किसके, महात्मा गांधी के, काफी क्लोज था, है ना, और दोनों में काफी दोस्ती थी, क्योंकि अहमदाबाद के थे, गांधी जी को गुजरात के थे, तो इन लोगों में एक दोस्ती थी। साथ में जो अंबालाल साराभाई है ये बेसिकली मालिक भी था, किस चीज का मालिक था, जो अहमदाबाद के अंदर मिल्स वगैरह चलते थे उसके लिए मालिक थे। वहां पे एक एसोसिएशंस बनाई गई थी, है ना, उस एसोसिएशंस का नाम है अहमदाबाद मिल्स ऑनर, ऑनर मतलब मालिक, है ना, एसोसिएशंस, जितने भी मालिक थे उसकी एक एसोसिएशंस थी, और उस एसोसिएशंस का एक एक्टिव लीडर या एक हेड कह सकते हैं अंबालाल साराभाई। ये बेसिकली 1891 में बनाया गया था, और इस एसोसिएशंस का एक ही मकसद था, एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो ये था टू डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है, जो टेक्सटाइल मिल्स हैं या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं गुजरात के अंदर, उसको डेवलप करना इस एसोसिएशंस का था। 1891 में बनाया गया था, जिसके मेन हेड अंबालाल साराभाई था। तो कहने का मतलब भेदभाव किसके बीच में हो रहा है, प्रॉब्लम्स किसके बीच में हो रही है, वर्कर्स और जो मालिक थे उनके बीच में, और ये क्या है, मालिक है, ठीक है। और ये गांधी जी के दोस्त भी थे, और इन्होंने कहा कि जस्टिस होंगे। तो अब क्या हुआ, अंबालाल साराभाई और गांधी के बीच में गुफ्तगू हुई, डिस्कशंस हुई। तो गांधी जी को अंबालाल ने समझाया कि ठीक है कोई बात नहीं,
आप अगर उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो दिलाइए, हम आपके साथ हैं, क्योंकि मालिक भी थे ये, तो सारे मालिक के मालिक थे ये, तो वो सब पे ध्यान रखना होगा था कि ऑनर्स हैं, आप ऑनर्स क्या बोलेंगे अगर कुछ गलत तरीके से चीजों को ले, तो कहा कि ठीक है आप स्ट्राइक कीजिए गांधी जी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में तो हम साराभाई को अपनी रोल अदा कर ही रही थी इसमें, ठीक। तो अब क्या चीज है, गांधी जी पहुंचे अहमदाबाद, फोन मतलब बात हुई है ना, और बात होने के बाद जो है गांधी जी पहुंचे अहमदाबाद, और अहमदाबाद में वर्कर से उन्होंने बात किया, और बात करने के बाद जो है खुद स्ट्राइक पे बैठ गए, हड़ताल पे बैठ गए। कौन बैठ रहे हैं हड़ताल पे? अब महात्मा गांधी बैठ रहे हैं हड़ताल पे, है ना। और ये है कि जो वर्कर है उनको क्या किया जाए, इंसाफ दिलाया जाए, वर्कर्स को इंसाफ दिलाया जाए। गांधी जी जब शुरुआत में बैठे तो सिंपल नॉन वायलेंस तरीके से स्ट्राइक कर रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन ये हुआ कि इस स्ट्राइक का इतना ज्यादा फायदा देखने को मिला नहीं। ऐसा लग रहा था कि जो ऑनर्स हैं, जो मालिक हैं, वो इनकी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका है कि हाँ चलो स्ट्राइक करते रहेंगे, फिर कुछ दिन करने के बाद चले जाएंगे, इसका मानना था। तो गांधी जी देखा कि इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो गांधी जी पहली दफा इंडियन हिस्ट्री के अंदर खुद भूखे गए, फास्ट किए, खुद भूख हड़ताल पे बैठे कि चलो हम अब जो है भूख हड़ताल पे बैठे। तो पहले स्ट्राइक का मामला था, और उसके बाद खुद जो है वो अब भूख हड़ताल पे बैठ गए, जिसके वजह से इस वर्कर के जो प्रोटेस्ट था इस पे उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिला, ताकत मिला। अब गांधी जी खुद फास्ट पे बैठ गए हैं, ठीक है। अच्छा, गांधी जी और जो आपने अम्बालाल साराभाई देखा, उनके बीच में दोस्ती भी है। तो जब गांधी जी ने कहा कि 50% की डिमांड कर रहे हैं, तो जो अम्बालाल थे, जो मालिक थे, उन्होंने कहा कि देखिए 50% तो बहुत ज्यादा हो जाता है गांधी साहब, थोड़ा कम नहीं हो सकता, इसको कम करके आप बैठिए। तो गांधी जी का ये था कि चलिए ठीक है 50% नहीं, हम केवल 35% की डिमांड करें कि 35% आप सैलरी बढ़ा दीजिए। देखिए क्या हुआ, वर्कर्स का क्या डिमांड था कि 50% हो, और जो मालिक थे वो कितने में अटक गए कि नहीं हम 20% देंगे, जो कि वर्कर्स नहीं मान रहे थे। अब गांधी जी को इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, उनका ये कहना था कि नहीं आप कोई बात नहीं 50 भी मत लीजिए, 20 भी नहीं, आप सीधे 35% पे जो है मामला ये हो जाएगा, 35% ही लीजिए। तो 35% को लेके वो बैठ गए। अच्छा, इसमें हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद जो है बेसिकली आपका फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कह सकते हैं हम। हंगर स्ट्राइक मतलब पहली दफा इंडियन हिस्ट्री के अंदर भूख हड़ताल में जो लोग बैठे, जिसमें गांधी जी साथ थे। तो गांधी जी ने सबसे पहली दफा भूख हड़ताल पे, गांधी जी अपनी हिस्ट्री में बहुत दफा बैठे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वो अहमदाबाद से चीजें शुरू हुई, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। तो ये चीजें अभी, और 35% ठीक है, इस चीज को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 35% में हम देंगे। इट मींस दैट अहमदाबाद का जो मूवमेंट था, जो अहमदाबाद के अंदर चीजें हो रही थी वर्कर और इसके बीच में, वो क्या हो गया, काफी कामयाब रहा, सक्सेसफुल रहा, और गांधी जी के जरिए जो डिमांड किए गए 35%, वो उस चीज को एक्सेप्ट किए। तो ये इसकी अपनी एक अहमदाबाद की हिस्ट्री जो है वो आप देखिए इसके अंदर। आप चंपारण समझ लिए, आप जो है अहमदाबाद समझ लिए, ठीक है। अब एक यहाँ पे मैं समझता हूँ खेदा, के तीनों इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ना, ये भी कहाँ है, गुजरात के अंदर है। यहाँ पे जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स था वो बेसिकली किसानों को, ये वाकया जो है 1918 का है। 18 में अहमदाबाद भी हुआ, और 18 में आपका खेदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चीजें अभी किसानों को प्रॉब्लम्स है, गांधी जी वहां पे इन्वॉल्व हुए। अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या दिक्कतें थी प्रेजेंट को, इसके अंदर यह था कि जो रेवेन्यू दे रहे थे किसान है ना, वो काफी ज्यादा हाई हो गया था, इंक्रीज हो गया था, बढ़ा दिया गया था रेवेन्यू, कि आप जितना पहले रेवेन्यू दे रहे थे इससे काम नहीं चलेगा, इसको काफी इंक्रीज कर दिया जाए। क्योंकि 1918 में आप देखें वर्ल्ड वॉर था 1914 से 18, तो इस वॉर की भरपाई इन किसानों से कर रहे थे ये, ठीक है, रेवेन्यू काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया। साथ में एक और भी चीज था इसके अंदर कि टैक्स भी यहाँ पे लागू किया गया, और ये कहा गया कि जिस किसान के पास थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज है ना, उन प्रॉपर्टी के बदले में क्या किया जाए, टैक्स दिया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स भी वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, कहां पे, खेदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन किसान न तो रेवेन्यू देने के मूड में थे, या मूड में तो नहीं कह सकते, सिचुएशन वो हालात नहीं थी कि वो इतना रेवेन्यू दे सके, न टैक्स देने के हद में थे।
अब देखिए मामले में थे टैक्स भी नहीं दे सकते थे। अब देखिए क्यों नहीं दे सकते थे, इसके अंदर एक वजह मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा अगर पीछे पढ़े होंगे तो आपने क्या पढ़ा होगा कि जो क्रॉप्स की पैदावार थी वो बहुत सारे जगह पे डैमेज हो गया था, क्रॉप्स पैदा नहीं हो पा रहा था। और इसकी वजह ये थी कि पूरे गुजरात या इंडिया के कई शहरों में ड्राउट्स आ गया था, फमाइन्स आ गया था, जिसके वजह से आपने पहले भी इस चीज को पढ़ा है ना, बंटवारा वगैरह में समझा रहा था, तो आपने देखा ड्राउट्स आ गया था, जिसकी वजह से क्या था कि प्रोडक्शंस बिल्कुल ही चीजों की नहीं हो पा रही थी, तो ड्राउट्स आ गया था, जिसके वजह से जो है वो लोग देने के हालत में नहीं थे, सिचुएशंस में नहीं थे। अच्छा, अब इस चीज को क्या है, इस चीज को ये करने के लिए वहां पे एक कमेटी बनाई गई जिसको बोलते हैं गुजरात सभा, बोलते हैं ना, गुजरात सभा बनाई गई। और गुजरात सभा बेसिकली जो है वहां के जो लीडर्स थे किसानों की मदद से जो है उन्होंने या किसानों को सामने रखते हुए गुजरात सभा बनाई गई। और गुजरात सभा में ये कहा गया कि ये टैक्स और रेवेन्यू जो है वो क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। और उसमें ऐसा भी था कि कम नहीं बल्कि उसको पूरी तरह से क्या किया जाए, सस्पेंड ही कर दिया जाए, क्योंकि रेवेन्यू असेसमेंट का एक डेट होता है, तय किया जाता है कि साल 2000 जो साल 1919 का जो रेवेन्यू असेसमेंट है वो हमने तैयार कर लिया है, रेवेन्यू लेने का असेसमेंट था वो हमने तैयार कर लिया है, सब चीजें सेट हो गई है, किसानों से कहां का रेवेन्यू लेना है, कितना लेना है, टैक्स कितना लेना है, तो ये रेवेन्यू असेसमेंट 1919 में तैयार कर लिए थे और लोगों से जो है किसानों से लेना था। गुजरात सभा बनाई गई किसानों के जरिए, इसमें और भी लोग शामिल थे, तो इन्होंने कहा कि इस असेसमेंट जो 1919 का असेसमेंट है इसको पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि फमाइन्स और ड्राउट्स की वजह से जो है प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो किसान जो है वो नहीं दे सकते हैं, या प्रॉपर्टी है उनके पास तो उसके बदले में टैक्स वगैरह नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, ये सब वाकया वहां पे हो रहा था, तो अब इसके अंदर पहुंचे गांधी जी। गांधी जी ने गुजरात सभा की जो कमेटी बनाई गई थी उस पर इन्वॉल्व हुए, चीजों को देखा, पूरा जो सिचुएशंस था, पूरा जो हालात था वहां का उसका जायजा लिया, और जायजा लेने के बाद इन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अपील किया उसमें, है ना, अपील करने के बाद कहा कि ऐसा नहीं होगा, आप इसको कम कर दीजिए, किंतु जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो बिल्कुल ही मानने को इस चीज को तैयार नहीं था। अब देखिए क्या हुआ, एक चीज और समझते हैं इसके अंदर जो आप इंपॉर्टेंट है कि ये है खेदा या गुजरात के अंदर, ठीक है। तो गांधी जी तो यहाँ पे पहुंचे और गांधी जी ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी समझाया, कहा कि देखिए ऐसा जो है आप इतना रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं लीजिए क्योंकि किसान जो है वो देने के हालात में नहीं है, ठीक है। गांधी जी थे वहां पे, लेकिन ये कहा था कि इसके अंदर गांधी जी इतना एक्टिव नहीं थे, इसमें और भी लोग थे जो अपना रोल अदा कर रहे थे इसमें से, और जो गांधी जी के काफी फॉलोवर थे, गांधी जी को काफी सपोर्ट कर रहे थे, है ना। जैसे आपने देखा कि राजेंद्र प्रसाद वगैरह थे चंपारण के अंदर, है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ लोग थे जैसे सरदार पटेल थे इस मूवमेंट के अंदर। सरदार पटेल आप जानते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और देश 1947 में जब आजाद हुआ हमारा जो प्रिंसली स्टेट था 565 के आसपास, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर, इन सब स्टेट्स को इंडिया में शामिल किया, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, एकीकरण भारत का, उसमें सरदार पटेल का काफी रोल था। तो सरदार पटेल जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर भी थे, है ना, ये यहाँ पे शामिल थे सरदार पटेल। और गांधी जी को साथ में थे। सरदार पटेल साहब ने क्या काम किए, और भी थे लेकिन मेन सरदार पटेल साहब ने क्या किए कि गांव वगैरह में जाके लोगों को काफी उन्होंने समझाया, है ना, जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, उनसे उन्होंने पूछा कि बताइए आप लोग देना चाह रहे हैं रेवेन्यू या नहीं, कहा कि बिल्कुल ही नहीं, हमारे पास ये नहीं है। तो सरदार पटेल ने लोगों को काफी समझाया, और सरदार पटेल के ही लीडरशिप में कह सकते हैं कि वहां पे पहला टैक्स रिवोल्ट देखने को मिला। टैक्स रिवोल्ट मतलब हम जो है अब टैक्स नहीं दे सकते गवर्नमेंट को, है ना, तो पहला टैक्स रिवोल्ट भारत के अंदर जो सरदार पटेल साहब पूरे गांव के किसानों को लेके जो कर रहे थे वो देखने को मिला। और इससे ये हुआ फिर मजबूरन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीजें माननी पड़ी, है ना, और ये काफी कामयाब और सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। और पहली दफा ये हुआ कि लोगों के बीच में काफी ज्यादा अवेयरनेस हुआ, है ना, और लोग काफी ज्यादा इसके अंदर यूनाइट भी हुए।
बिना किसी कम्युनिटी को देखते हुए, बिना किसी कास्ट को देखते हुए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है सारे लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद जो है ये टैक्स रिवोल्ट के गांधी जी भी थे, जिसके वजह से ये जो है काफी ज्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट्स रहा। आप इतनी बात जो यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक। तो आपने क्या क्या देखा, आपने देखा कि 1917 के अंदर चंपारण के अंदर क्या चीजें हुई, गांधी जी क्या किए। फिर 1918 के अंदर अहमदाबाद का भी हिस्ट्री देखिए, अहमदाबाद के अंदर व्हील वर्कर्स को कैसे इंसाफ मिला। और साथ में आप 1918 के अंदर जो है गुजरात के अंदर जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट सरदार पटेल और गांधी जी कैसे चीजों को क्या तीनों अपने आप में जो है काफी सक्सेसफुल मूवमेंट्स रहा, ठीक। कामयाब मूवमेंट जिसको कहते हैं वो देखने को मिला। ये आपका यहाँ तक पॉइंट में क्लियर हो गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम चलते हैं सीधे रॉलेट एक्ट की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बहुत समझना है यहाँ पर कि रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत जो ये चीजें पास हुई, ये 1919 में। रॉलेट एक्ट का जो ओरिजिनल नेम है, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, स्टूडेंट है ना, मतलब नीचे क्लास के ऊपर वाले जानते हैं, इसको बोलते हैं एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ये इसका पूरा नाम है, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, जो रॉलेट एक्ट के नाम से मशहूर है, ठीक है। इस एक्ट को जो इसका मेन हेड था, या जिन्होंने इसकी समझ दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये एक्ट क्या है, इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, वो एक ब्रिटिश जज थे जिसका नाम है सर सिडनी रॉलेट, ये जिनका नाम है, इसी बंदे के नाम से जो ये एक्ट है, सर सिडनी रॉलेट। ये कौन थे? ये बेसिकली एक ब्रिटिश जज थे, इन्होंने जो है इस एक्ट की समझ दिया, रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब ये है कि इस एक्ट के तहत क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि जब ये ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत ये एक्ट को जब पारित किया है ना, जब एक्ट बना, तो इसमें बहुत सारे लोग, क्योंकि गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम दिया कि ये ब्लैक एक्ट है, मतलब इतने गंदे कानून से ये है ना, ब्लैक एक्ट का नाम दिया। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत ये चीजें, ब्रिटिश एम्पायर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत ये चीजें हुई, तो उसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स थे जो इंडियंस थे इस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, जिन्होंने लगातार इस चीज का अपोज किया कि ये एक्ट जो है आप मत इसको लागू कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, अपने आप में बहुत खराब एक्ट है, क्योंकि उस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्टेड मेंबर्स थे जो इंडियंस थे, लेकिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा तो इंडियंस थे ब्रिटिशर्स के साथ। तो यहाँ पे कौन कौन लोग थे जो अपोज कर रहे थे, इसमें एक है आपका, आप हिस्ट्री में मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जो इस एक्ट के अपोज कर रहे थे, जो इस लेजिस्लेटिव का इलेक्टेड मेंबर्स थे। सेकंड में मदन मोहन मालवीय, ये भी थे जो अपोज कर रहे थे काफी ज्यादा। और थर्ड पे यहाँ पे आपका मजहरुल हक राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण में भी थे, ठीक है। तो इन तीनों ने इस चीज का काफी विरोध किया, अपोज किया कि ये जो है आप नहीं पास कर सकते रॉलेट एक्ट। लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर जो मेजॉरिटी थी तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, और फाइनली इनके और इन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम रिजाइन कर देंगे, और कुछ ने जो है रिजाइन किया भी, लेकिन बात नहीं बनी, और बात न बनने के बाद जो फाइनली इस एक्ट को जो है वो पास कर दिया गया, इतने विरोध करने के बाद हुई, ठीक है। इसमें क्या चीजें था, रॉलेट एक्ट के अंदर क्या बात थी, इस एक्ट के तहत एक कमेटी बनाई गई थी, और कमेटी को ये रिकमेंड किया गया था, ये
एडवाइस दिया गया था, है ना, रिकमेंड किया गया था कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये थोड़ा लीगल टर्म है, आपको समझना है। देखिए इसमें क्या है कि सेडिटियस कॉन्स्पिरेसी ऑफ इंडियन पीपल, सेडिटियस कॉन्स्पिरेसी इज अ लीगल टर्म। इसमें क्या होता है कि आप लोग इंडियंस लोग, कुछ लोग मिल के जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जब कुछ चार्जेस कर रहे हैं या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के जो है वो मंसूबे बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो इस कमेटी के तहत ये एडवाइस दिया गया था, रिकमेंड किया गया था कि ऐसे अगर कोई भी लोग करते हुए नजर आए तो आप इसका पूरा जांच पड़ताल करो और इसको क्या काम करो कि 2 साल के लिए उठा के जो है वो जेल के अंदर डिटेन कर दो या रख दो विदाउट एनी ट्रायल्स। ये बिल्कुल ही इनॉर्मस पावर जो है रॉयल एक्ट के तहत दे दिया गया था। और इसमें एक चीज और भी बता दिया गया था कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है देश के अंदर, है ना, और उस पॉलिटिकल एक्टिविटी का जो हिस्सा है वो इंडियंस है, उस पॉलिटिकल एक्टिविटी को इंडियंस करना है, इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो कोई भी ऐसा अगर करते हुए दिखे, है ना, देश के अंदर, तो आप बिल्कुल इसको उठा के क्या कर दो, डिटेन कर दो, या इसको जो है बिल्कुल ही आप क्या कर दो, जेल पे डाल दो। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, विदाउट एनी ट्रायल्स। विदाउट एनी ट्रायल्स का क्या मतलब होता है? एक वर्ड है TRIAL, ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है कि जब किसी भी बंदे को आप अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट करने के बाद जब जेल पे डालते हैं तो वो क्या काम करता है कि वो जो है फिर कोर्ट से अपील करते हैं या उसकी सुनवाई होती है, कोर्ट पे जाते हैं और फिर चाहे दोनों में होता है, सिविल में भी हो, क्राइम में भी हो, फिर ये डिसाइड होता है कि उस बंदे को कितने साल रखना है, क्या आगे उनको जो अरेस्ट किया गया है, जो एविडेंसेस उसके खिलाफ है वो सही है नहीं है, उस पूरी इसके अंदर जांच पड़ताल होती है। तो ऐसा बिल्कुल ही 2 साल तक नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई बंदा है, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ शक की बुनियाद पे क्या काम किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको उठाया और उठाने के बाद जो प्रशासन है उठाने के बाद उसको जेल पे डाल दिया। 2 साल तक कोई सुनवाई नहीं, आप जेल पे ही रहिए। हो सकता है कि आप गलत नहीं है, सही है आप, लेकिन फिर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं, विदाउट एनी ट्रायल्स। मतलब कोई भी एविडेंसेस का एग्जामिन नहीं होगा। कोई भी जो एविडेंसेस हैं, है ना, हो सकता है कि एविडेंसेस जो हैं वो आपके खिलाफ गलत हैं, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं होगी। आप 2 साल तक अंदर रहिए, 2 साल के बाद जो होगा वो होगा आपके साथ। तो देख रहे हैं, इसलिए गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब हद से ज्यादा पावर दे दिया गया था कि आप किसी को भी उठा के जो है वो 2 साल के लिए डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें यह था कि 3 हाई कोर्ट ने मिलके, यानी 3 हाई कोर्ट के जजेस ने मिलके एक पैनल तैयार किया। मतलब 3 हाई कोर्ट थे, 3 हाई कोर्ट में जो जजेस थे उन सब ने मिलके एक जो है स्पेशल पैनल की तैयारी किया, है ना। और इस पैनल का क्या था कि 2 साल के बाद जो है इन्वेस्टिगेशंस होगा और इन्वेस्टिगेशंस के अंदर जो एविडेंसेस होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि ये एविडेंसेस जो है, मतलब मान लीजिए एविडेंसेस में हमारे खिलाफ नहीं है ना, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस जज का ये मामला होगा कि ये आपको बिना एविडेंसेस को जांच पड़ताल किए हुए जो है आपको फिर से जो है वो सजा एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आपको बढ़ा दिया जाएगा। इसकी जांच पड़ताल है। इसमें एक और भी चीज मैं बता दूं, एक एक्ट है जिसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट मतलब तो एविडेंसेस के ऊपर एग्जामिन करते हैं। इस एक्ट के अंदर तो ये इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडियन एविडेंसेस एक्ट, इसकी भी कोई बात नहीं मानी जाएगी। और इसके अंदर इससे ऊपर, इस पैनल के ऊपर जो है कोई अपील जुरिडिक्शंस नहीं होगा या कोई अपील कोर्ट जो है नहीं होगा। मतलब जो ये लोग कह देंगे वही फाइनल होगा, नो अपील कोर्ट। इसके ऊपर कोई अपील कोर्ट नहीं होगा। जैसे होता है ना कि हाई कोर्ट में कोई चीजें हो गई तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास भी अपील कर सकते हैं, वहां पे कुछ नहीं हुआ। ये जजेस जो सुना देंगे वो एकदम उस पैनल के तहत वो मामला आपका फिट होगा और फिर ऊपर कोई अपील या कोई इस तरह से आप चीजें नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक वर्ड है वो भी लीगल है, आप इसको समझिए फिर आपको चीजें समझ में आएगी। लीगल जो है आप लोग पॉलिटिकल साइंस वगैरह के अंदर भी चीजों को समझते हैं। तो एक होता है हेबियस कॉर्पस। ये क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब हेबियस कॉर्पस का ये है कि जब कोई भी बंदा अरेस्ट होता है और जेल में जाता है तो एक होता है रिट, है ना। इसका क्या होता है कि वो एक लिखित कमांड जो है अपने डिफेंस को देते हैं, या उनके तरफ से क्या होता है
कोर्ट के अंदर जो है जैसे मान लीजिए हम अरेस्ट हुए तो हम अपने बचाव के लिए तो अपना एक डिफेंस वकील तैयार करेंगे कि जो हमारी तरफ से जो है ये करेंगे, एविडेंसेस को देखेंगे, हो सकता है कि हम गलत ना हो, तो एक रिट कमांड जो है आप दे सकते हैं कोर्ट के अंदर, है ना, जिससे आपकी सुनवाई होगी। तो जब ये था कि आप कुछ बोल नहीं सकते हो, इंडियन एविडेंसेस एक्ट की कोई जो है बात नहीं मानी जाएगी, इसके ऊपर कोई अपील नहीं होगा, तो कहने का मतलब था कि जो सोसाइटी के अंदर सिविल लिबर्टी थी, जो आजादी थी, वो बिल्कुल ही सस्पेंड हो गया था। मतलब हमको अरेस्ट कर लिया गया, इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई अपना डिफेंस तैयार नहीं कर सकते हैं, अपने एविडेंसेस नहीं ला सकते हैं, हम बचने के लिए कोई वहां पे अपनी वकालती नहीं कर सकते हैं वकील के जरिए। तो कहने का मतलब हैबियस कॉर्पस है कि इसको बिल्कुल ही पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कि ये रॉलेट एक्ट किस तरह से लोगों के खिलाफ थे और कैसा कानून था ये। अब देखिए क्या होगा, एक चीज तो मैं यहाँ पे आपको लिख दूं कि जैसे 1919 के अंदर आपने देखा कि जो रॉलेट एक्ट है वो पास किया, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट पास करने के बाद 6 अप्रैल 1919 को, क्योंकि 1919 जनवरी फरवरी में जो एक्ट पास हुआ, और 6 अप्रैल 1990 के अंदर गांधी जी जो ये डिसाइड किए कि हम इस एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया स्ट्राइक करेंगे। इसको ऑल इंडिया स्ट्राइक या इसको हम कहते हैं हड़ताल, ऑल इंडिया स्ट्राइक या हड़ताल हम करेंगे पूरे भारत के अंदर। और पहला गांधी जी के जरिए ये स्ट्राइक था जो पूरे मुल्क के अंदर था, इसको हम कहते हैं नेशन वाइड, पूरे देश के लोग इसको समझेंगे और इसके खिलाफ आएंगे ऑल इंडिया हड़ताल। 6 अप्रैल 1919 के अंदर काफी लोग इसके अंदर शहीद हुए, ठीक है। लेकिन ये था कि ये तो गांधी जी ने डिसाइड किया 6 अप्रैल को। इससे पहले इस एक्ट को जब पास किया गया, लोगों के बीच में चीजें शुरू हुई, तो पूरे देश के अंदर खलबलियां मच गई थी और कई शहर के अंदर जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इससे पहले अगर हम बात करें तो जैसे मान लिया कि एक तो प्रॉब्लम्स बॉम्बे के अंदर शुरू हो गई थी, क्योंकि बॉम्बे जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रेसिडेंशियल स्टेट था बॉम्बे, यहाँ पे पूरा अफरा तफरी का माहौल था। फिर बात करें कलकत्ता के अंदर भी प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। दिल्ली के अंदर जो है गांधी जी को मना कर दिया गया कि वो दिल्ली के अंदर नहीं आ सकते हैं, है ना, बैन कर दिया गया दिल्ली, यहाँ पे भी अफरा तफरी का माहौल था दिल्ली के अंदर भी। फिर एक जगह है पंजाब, जो कि हमें जलियांवाला बाग से रिलेटेड पढ़ना है, पंजाब अमृतसर, ठीक, और एक जगह आपका अहमदाबाद। तो इन सब जगह में इस एक्ट को सुनते ही लोग यहाँ पे काफी अफरा तफरी मनाना शुरू किए, काफी लोग रोड्स पे उतर आए, क्राउड काफी जमा हो गया, स्ट्रीट पे लोग उतर आए। तो मतलब और इनमें से सबसे ज्यादा जो हालत खराब थी, सबसे ज्यादा माहौल खराब था, वो पंजाब का। वर्स्ट जिसे कहते हैं कि इनमें से सबसे खराब था पंजाब के, तो अमृतसर जो शहर है वहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित थे, है ना। और कहा यह जाता है कि अगर हम 1857 के रिवोल्ट के बाद अगर कोई भी इवेंट्स के अंदर ये देखने की कोशिश करें कि सबसे बड़े पैमाने पे लोग कहां पे इकट्ठा हुए थे, तो वो 1919 और इन सब जगह पे आप देख सकते हैं कि पहली दफा 1857 के बाद इन सब जगह लोग यूनाइट से यूनिटी देखने को मिला इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ये चीजें हो रही थी, ठीक है। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने डिसाइड किया कि ऑल इंडिया स्ट्राइक हम करेंगे, हाँ। लेकिन इसमें यह था कि इसका जो मेथड्स था, तो आप जानते हैं कि शुरुआत से ही इनका कैसा मेथड्स रहा, नॉन वायलेंस तरीके से। और गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठे, ठीक है। अब क्या चीजें भी देखिए, मैंने एक चीज आपको बताया कि पंजाब या अमृतसर के अंदर माहौल काफी ज्यादा खराब देखने को मिला और बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे लोग, काफी ज्यादा परेशान थे। तो हम इसमें लिख सकते हैं अमृतसर पंजाब के अंदर जो है चीजें। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये 6 अप्रैल 1919 को, और ये जो मैं बता रहा हूँ कि अमृतसर के अंदर काफी लोग ये थे, तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये मानना था कि 2 वहां के लीडर थे जो इसको काफी ज्यादा एक्टिव कर रहे थे, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था, और वो दोनों नेशनलिस्ट लीडर थे। उस दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है आपका
डॉक्टर सत्यपाल, ये राष्ट्रीय लेवल पे लोग ग्रोथ कर रहे थे गवर्नमेंट का, ठीक। और एक आपका है यहाँ पे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों नेशनल लीडर थे, है ना, राष्ट्रीय लीडर थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था कि अमृतसर के अंदर जो इतनी चीजें हो रहे हैं, ये दोनों लीडर काफी एक्टिव हैं। इसने क्या काम किया कि 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल मतलब 1919, 6 अप्रैल को आप देखें, 9 अप्रैल 1919 को इन दोनों लीडरों को क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन दोनों को उठा लिया गया, और एक तो और एक था इसमें, इन दोनों को उठा के जेल पे डाल दिया गया, चलो अब जेल में रहो। लेकिन ये था, ऐसा हिस्ट्री पढ़ते तो ऐसा समझ में आती है चीजें कि ये लोग वैसे इतने बड़े लेवल पे विरोध नहीं कर रहे थे, है ना। एक होता है ना कि बस डाल दिए जाके, तो जेल पे का डाल दिए तो थोड़ा जो है वो लोग कमजोर हो गए या मूवमेंट कमजोर हो गया, लोग डर गए, तो इस तरह की चीजें था, इसकी वजह से ये लोग डाल दिए इसको जेल के अंदर, अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ऐसा ये लोग कुछ कर नहीं रहे थे वहां के अंदर। फिर क्या चीजें अभी 10 अप्रैल के अंदर जो है, आप डेट को समझें, 10 अप्रैल 1919 में क्या चीजें हुई, 10 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 जब ये 9 अप्रैल के दिन इन दोनों लीडर्स को उठाया गया अमृतसर से, तो काफी ज्यादा लोग, चाहे वो किसान हो या चाहे वो वर्कर्स हो, है ना, ये सब जो है स्ट्रीट पे निकल आए, गलियों पे निकल आए, काफी ज्यादा क्राउड हुआ, है ना, काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो लोग अब एक्शन लेना शुरू किए। मतलब पूरा अमृतसर डिस्टर्ब हो गया। एक तो पहले से चीजें हो रही थी, जब इन दोनों को अरेस्ट किया, और भी अमृतसर का माहौल जो है पंजाब के अंदर वो खराब, और पूरे पंजाब के अंदर जो है अफरा तफरी वाला माहौल हो गया। अब देखिए क्या हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन चीजों को देखा तो वो लोग मजबूर हो गए, और मजबूर होने के बाद क्या काम किए कि 10 अप्रैल 1919 को यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सेना पहुंची, आर्मी पहुंची, है ना। सेना पहुंचने के बाद वहां पे उन्होंने फायरिंग शुरू की, क्योंकि लोग रोडों पे निकल आए थे, है ना, डिमांड कर रहे थे उनको छोड़ दिया जाए, तो फायरिंग किया, ठीक। फायरिंग करने के बाद क्या हुआ, काफी ज्यादा हिंसा वहां पे देखने को मिला। पहले तो नॉन वायलेंट तरीके से कर रहे थे, लेकिन अब ये वायलेंस की तरफ कन्वर्ट हो गया था। इस पूरे बात में इन्होंने पूरी क्राउड के अंदर जो है फायरिंग कर दी, जो काफी भीड़ लगी थी वहां पे, है ना, उस क्राउड के अंदर उन्होंने फायरिंग की, जिसके वजह से काफी ज्यादा वायलेंस देखने को मिला। और इसके नतीजे में क्या हुआ कि लगभग 1000 से भी ज्यादा आदमी जो है वहां पे मारे गए, मोर देन 1000 जो है मारे गए। काफी गवर्नमेंट के बिल्डिंग को जला दिया गया, इन्होंने जो आर्मी वहां पे जो लोग कर रहे थे प्रोटेस्ट वगैरह, तो एकदम पूरा डिस्टर्ब हो गया पंजाब, और काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस का माहौल जो है देखने को मिला अमृतसर के अंदर। डिस्टर्बेंस हो गया, काफी डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। कंट्रोल करना मुश्किल था, है ना, कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट करना मुश्किल था। अब क्या काम हुआ कि इस पूरी चीजों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दिया, उसका नाम है जनरल डायर, है ना, जो हम जलियांवाला बाग से रिलेटेड पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर मतलब सेना में काफी, सेना के अंदर जो है ब्रिगेडियर जनरल डायर। ब्रिगेडियर जनरल डायर, ब्रिगेडियर मतलब जो है सेना में जो सबसे ऊंची पोस्ट होता है वो। जनरल डायर को किया गया, जनरल डायर काफी एक्सपीरियंस बंदा थे, है ना, इसके कंधों पे रिस्पांसिबिलिटी दिया गया, और कहा गया कि आप अमृतसर में जाके जो है चीजों को कंट्रोल कीजिए, माहौल को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा जो है डिस्टर्ब हो गया। जनरल डायर साहब पहुंचे अमृतसर। अमृतसर पहुंचने के बाद अब क्या क्या चीजें हुई देखिए, क्योंकि कंट्रोल से बाहर हो गए चीजें। जनरल डायर कब पहुंचे यहाँ पे, 10 अप्रैल 1919 में, ठीक। कहां पहुंचे ये, अमृतसर, जो काफी डिस्टर्ब था, ठीक। उन्होंने आते ही क्या काम किया, इस पूरे अमृतसर के अंदर जो एक लॉ पास किया, है ना, एक लॉ इंप्लीमेंट किया, यहाँ पे लागू किया, उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। पूरे अमृतसर के अंदर जो है मार्शल लॉ
लगा दिया गया। लेकिन ये होता क्या है मार्शल लॉ, इसमें ये होता है कि आप ग्रुप में इकट्ठे जो है 3 आदमी से ज्यादा एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर ये चीजें होती है, क्योंकि अगर मान लिया कि कोई भी शहर है या कोई भी प्लेस है, वहां पे कुछ क्राइम्स हो गया, वहां पे डिस्टर्बेंसेस का माहौल हो गया, तो शुरुआत में तो पुलिस जो होती है, वहां पे पुलिस होते हैं वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस से बात न बने तो उस पूरे चीजों को कंट्रोल करने के लिए उस पूरी जगह पे जो है आर्मी या सेना तैनात कर देते हैं, इसको जो है कंट्रोल, मतलब आर्मी की जो है पूरी तरह से उसको आर्मी कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे आप जामियावाला देखें कांड है ना, पूरे आर्मी के जरिए इस चीज को कंट्रोल किया जाए। और उसमें ये बता दिया गया कि मोर देन 3 आदमी, मतलब मोर देन 3 पीपल जो है वो एक साथ एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो है खड़े नहीं हो सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और फिर इस तरह का माहौल जो है चलता रहा। इस तरह के वाकया आपने देखा। ये है 10 अप्रैल 1919 का। अब देखिए 13 अप्रैल के दिन क्या चीजें हुई। अब आते हैं हम 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल के दिन क्या हुआ कि अमृतसर के अंदर एक जगह है ना, जलियांवाला बाग, इसको मैसेज भी कहेंगे, इंसिडेंट भी कहेंगे अभी, जलियांवाला बाग, ठीक है। एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं बैसाखी, है बैसाखी पंजाब के अंदर सेलिब्रेट होता है। अपने क्रॉप्स को वो लोग पूरी तरह से बेच देते हैं और पूरा उनका हो जाता है, तो वो लोग जो है खुशी कर मतलब मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उनका नया सेशन शुरू होगा। तो क्या होता है कि इसके अंदर पूरे पंजाब के अंदर जो मेला लगता है, फेयर होता है, वहां पे काफी लोग आते हैं धूमधाम से, वहां पे जो है चीजें होती है। तो बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल, और ये जो इवेंट्स हुआ बेसिकली एक पर्टिकुलर प्लेस में, वो जलियांवाला बाग के नाम से मशहूर है। तो जलियांवाला बाग मैसेज कहते हैं, मैसेज मतलब कि हजारों के तादाद में लोग यहाँ पे मारे गए, ठीक है। अब क्या चीज है कि इस मेले के अंदर जो ज्यादातर लोग पहुंचने वाले थे वो बेसिकली आसपास के गांव के लोग पहुंचा था वहां पे, क्योंकि जाहिर सी बात है खेती तो गांव वगैरह में होती है, तो लोग जो है गांव में थे, और गांव में इस चीज की खुशियां मनाने के लिए वो लोग जो है शहर के अंदर, अमृतसर के अंदर पहुंचा जलियांवाला बाग, ठीक है। वो जितने भी लोग पहुंचे ये ज्यादातर लोग जो है गांव से थे, इसको कह सकते हैं विलेजर्स थे। और वो लोग नहीं जानते थे ये चीज कि अमृतसर के अंदर इस तरह का वाकया हुआ है, जिसकी वजह से जनरल डायर ने जो है यहाँ पे क्या काम किया है कि मार्शल लॉ इंपोज कर दिया है। ऐसा वो लोग नहीं जानते थे गांव के लोग, और वो लोग जो है बड़े क्राउड में जो है वहां पे आ गए देखने के लिए, खुशियां मनाने के लिए, है ना। और दे वर नॉट मतलब अवेयर ऑफ द मार्शल, अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ था वो लोग बेसिकली। इस तरह की चीजें यहाँ पे हो गई। एक चीज और भी हुआ यहाँ पे, एक तो था कि सेलिब्रेट करने के लिए चीजें भी ठीक है, इसी दिन एक और भी माना आता है कि कुछ लीडर जो थे पंजाब के अंदर, या कुछ व्यक्ति वहां पे थे पंजाब के अंदर, वो मीटिंग्स कर रहे थे सेम इसी डेट के अंदर, मीटिंग्स कर रहे थे 13 अप्रैल के अंदर। वो मीटिंग्स ये था बेसिकली कि जो 10 अप्रैल के दिन जो फायरिंग किया है ब्रिटिशर्स ने, है ना, और जो 2 लीडर को अरेस्ट कर लिया है, 2 लीडर्स जो अरेस्ट कर लिया था उन्होंने, जिसमें सैफुद्दीन और आपने डॉक्टर सत्यपाल देखा, तो ये लोग इस मीटिंग के अंदर ये डिमांड कर रहे थे, इसकी को जांच कर रहे थे कि फायरिंग हुई थी, और साथ में डिमांड कर रहे थे कि इस दोनों लीडर को छोड़ दिया जाए। तो एक तरफ माहौल था मीटिंग का, जो लोग कर रहे थे एक्टिव थे, और एक तरफ माहौल था कि जलियांवाला बाग के अंदर जो है ये लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। क्लियर है? अब क्या हुआ, मौके वारदात पे पहुंचे जनरल डायर साहब, जो ब्रिगेडियर थे, जो मार्शल लॉ इंपोज किए थे, जिनको पूरी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी थी, इन्होंने पहुंचा और इन्होंने क्या काम किया, इस जलियांवाला बाग के अंदर जो सिर्फ एक ही एग्जिट पॉइंट था, मतलब जहां पे मेला लगता है वहां पे जो आने जाने का बेसिकली एक ही एग्जिट पॉइंट था। उस एग्जिट पॉइंट को उन्होंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया जनरल डायर, और एकदम उस क्राउड में ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। क्राउड था और एकदम उस पे जो है उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। कोई वार्निंग नहीं दिया गया, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, या आके जनरल डायर ये भी कह सकते थे कि मार्शल लॉ इंपोज हुआ है, आप लोग जो है नहीं इकट्ठा रह सकते हैं। इस तरह का कोई, क्योंकि गांव के लोग थे वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन बिना किसी वार्निंग, बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के क्या काम किया उन्होंने, अंधाधुंध वहां पे फायरिंग शुरू कर दी। नतीजे के तौर पे क्या हुआ, काफी लोग मारे गए। इसमें भी
थोड़ा समझने वाली चीज है। देखिए क्या होता है कि जब अंग्रेज अपनी इस पे चीजें दिखाते हैं सोर्सेस पे, या वो जो हिस्ट्री लिखे हैं या उसके नोट्स में ये मिलता है कि इस जलियांवाला बाग की वजह से जो 13 अप्रैल का वाकया है अमृतसर के अंदर जो चीजें हुई 1919 के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो अंग्रेज अपनी चीजों को दिखा रहे थे, ब्रिटिशर्स सोर्सेस कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स सोर्सेस के जरिए जो हिस्ट्री हमें मालूम हो रही है उसमें ये कहा गया कि 379 लोग जो है इस पे मारे गए। कितने लोग मारे गए? डायरेक्ट जो है 379 लोग मारे गए और लगभग 1100 लोग जो है इस मौके वारदात में जो है इंजर्ड या इसको कह सकते हैं इंजरी जख्मी हुए। तो ब्रिटिशर्स का सोर्सेस है। लेकिन जब आईएनसीज इसका इन्वेस्टिगेशन किया और पूरा जांच पड़ताल हुआ तो पता ही चला, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इनके जरिए पता चला कि ये ब्रिटिशर्स का ऑफिशियल डाटा था। तो पता ही चला कि ये 379 नहीं था, बल्कि मरने वाले की तादाद जो थी वो 1000 थी, जबकि ये झूठ कह रहे थे। जबकि ये भी नहीं है, इससे भी ज्यादा लोग मारे गए होंगे। और ये 1100 लोग जो जख्मी थे, ये 1100 नहीं थे बल्कि 1500 लोग जो है वो उस मौके वारदात पे जख्मी हुए थे। तो जब हम सोर्सेस पढ़ते हैं ना, जब हिस्ट्री को समझते हैं तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो सोर्सेस है उसको देख रहे हैं या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए चीजें हम इसको देखते हैं। तो ये झूठ बोल रहे थे बेसिकली, ज्यादा लोग वहां पे जख्मी या जो है लोग मारे गए थे। यहाँ पे 13 अप्रैल के दिन ये वाकया हुआ, ठीक है। गांधी जी काफी डर गए थे क्योंकि केवल ये नॉन वायलेंस तरीके से चीजें नहीं हो रही थी। और एक चीज और भी हुआ कि जब 13 अप्रैल का ये वाकया हुआ तो ये पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर और इवन साउथ इंडिया के भी कुछ शहरों में एकदम पूरी तरह से ये फैल गया। नॉर्थ इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया पूरा माहौल जो है वो हर जगह चीजें फैल गया। अब फैलने के बाद क्या हुआ कि काफी लोग जो है वो स्ट्रीट पे निकल आए, है ना, चौराहे पे निकल आए। काफी लोग जो है वो क्राउड किए, भीड़ इकट्ठा किया, है ना। साथ में ये चीज भी हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश सरकार थी उसके साथ क्लैशेस भी हुए, है ना। एक साथ मुठभेड़ भी हुआ दोनों का, इंडियन थे उसमें। साथ में क्या हुआ कि बिल्डिंग्स जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत सारी इमारतें उस पे आग लगा दी गई। तो कहने का मतलब है कि पूरा अफरा तफरी वाला माहौल हो गया था, है ना। और जिसके वजह से जो है नॉन वायलेंस तरीके से नहीं बल्कि पूरा जो है हिंसक हो गई मामला और काफी ज्यादा हो गया था। गांधी जी इस पूरे इससे डर गए और डरने के बाद उन्होंने कहा कि इस चीज को जो है तो क्या काम किया गांधी जी 18 अप्रैल 1919 के अंदर जो है जो मूवमेंट गांधी जी ने 6 अप्रैल भूख हड़ताल से शुरू किया, है ना, वो 18 अप्रैल 1919 को जो है विड्रॉल कर लिए। कहा कि अब मूवमेंट नहीं चलाएंगे, भूख हड़ताल जो है अब नहीं। और इस चीज को उन्होंने वापस ले लिया और लोग फिर धीरे धीरे जो है वो शांत होना शुरू हुए। फिर गांधी जी अपना सपोर्ट जो विड्रॉल कर लिया, क्योंकि माहौल भी ऐसा हो गया था जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन गांधी जी विड्रॉल इसको किया तो ये नहीं कि अब घर बैठ गए गांधी जी। गांधी जी का एक और मकसद था, वो ये था कि अब हमें पूरे देश में एक नेशनल लेवल पे आंदोलन चलाने हैं, मूवमेंट चलाने हैं, है ना, पूरे राष्ट्रीय इसके, जिसमें केवल सिर्फ एक यूनिटी या एक कम्युनिटी का आने में कामयाबी नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम है ना, जो जिनकी आबादी इस वक्त काफी थी, इस दोनों को हिंदू मुस्लिम को किसी एक प्लेटफॉर्म में लाना जरूरी है। मतलब एक प्लेटफॉर्म में क्या इन दोनों को यहाँ पे लाके खड़े करना है, जिससे क्या होगा कि देश के अंदर यूनिटी बढ़ेगी और हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो धीरे धीरे यहाँ से कमजोर करके जो है निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो एक नेशनल लेवल पे चीजें होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है 18 अप्रैल 1919 के अंदर जो गांधी जी ने ये चीजें विड्रॉल की, जो हड़ताल उन्होंने 6 अप्रैल से शुरू किया था, तो केवल इसका ये नहीं था कि हम बैठ जाए, इसका ये था कि हम अब इस चीज को नेशनल लेवल पे करें और हिंदू मुस्लिम को जो है साथ लेके आए, एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, इस पे दोनों लोग हैं वो साथ आए। अब क्या चीजें भी देखिए, हिंदू मुस्लिम कैसे आ सकते हैं साथ में, इसको समझने के लिए हम एक चीज और आपको यहाँ करना है कि आपने जो है वर्ल्ड वार 1 का वाकया पढ़ा है, ठीक है। 1914 से 18 के बीच में आपने वर्ल्ड वार पढ़ा, ठीक है। वर्ल्ड वार के अंदर एक देश है जिसका नाम है टर्की, ठीक है, तुर्किस्तान है ना उर्दू में। यहाँ पे जो हुकूमत थी वो बेसिकली ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी।
ऑटोमन साम्राज्य था, जैसे इंडिया के अंदर मुगल्स, वैसे तुर्किस्तान के अंदर ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी। वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ कि तुर्किस्तान जो है वो बहुत बुरी तरीके से हार गया, डिफीटेड, है ना। और फिर इस तुर्किस्तान के अंदर ऐसा था कि ब्रिटिशर्स की हुकूमत शुरू हो गई और ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अपने जो है इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया तुर्किस्तान के ऊपर, ठीक है। और तुर्की के अंदर जो आबादी थी ज्यादा मुसलमान थी, ज्यादा क्या मतलब मुस्लिम ही थी पूरी, है ना, मुस्लिम कंट्री था, जैसे सऊदी अरब ऐसे तुर्किस्तान कहलाता था, ठीक है। और ब्रिटिश और उसमें ये था कि तुर्किस्तान के अंदर जो एक जमाने से हुकूमत चल रही थी वो बेसिकली खलीफाओं की हुकूमत होती थी वहां पे, है ना, मतलब मुस्लिम रूल था और खलीफा होते थे वहां पे। जैसे आप पढ़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल किया और उसके बाद जो है उनकी वफात के बाद अब मुस्लिम हुकूमत किनके हाथ में जाए तो खलीफा है, अबू बकर है, उस्मान गनी, उमर फारूक वगैरह, ये सब जो है चार खलीफा जो है वो धीरे धीरे आते गए, ठीक। और फिर जो है इस्लामिक स्टेट के अंदर खलीफाओं की हुकूमत हो गई, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो मुस्लिम की हुकूमत है प्रॉफिट के जमाने में सिर्फ सऊदी में है, लेकिन आज पूरे अफ्रीका के अंदर है, एशिया के अधिकांश देशों में है, यूरोप के अंदर है। तो ये मुस्लिम आबादी कैसे फैली, तो ये बाद में जो लोग आए प्रॉफिट के बाद ये लोग उनकी जिम्मेदारी दिया गया और वो लोग धीरे धीरे इस्लाम हुकूमत जो है वो एक्सपेंड करता है। अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान गनी और हजरत अली जो मेन है, तो खलीफाओं का था। सेम ऐसे ही तुर्किस्तान के अंदर भी जो है खलीफाओं की रूल थी। ऐसा अफरा तफरी मच गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कब्जा करना शुरू किया और तुर्किस्तान हार गया, तो ऐसा अफरा तफरी था कि खलीफाओं की रूल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और कोई भी इनकी मान्यता नहीं होगी और पूरी जो है इंडिया तुर्किस्तान के अंदर जो है अंग्रेजों की हुकूमत शुरू हो जाएगी। तो ये था वहां मुस्लिम। अच्छा, लेकिन दुश्मन कौन था तुर्किस्तान का, तो जाहिर सी बात है दुश्मन जो है आप जानते हैं ब्रिटिशर्स ही थे। लेकिन अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में कौन दुश्मन थे, तो इंडिया में जो है ब्रिटिशर दुश्मन थे। तो दोनों जगह दुश्मन जो है वो कॉमन थे, चाहे तुर्किस्तान की बात करें चाहे आप इंडिया के बारे में बात करें, ठीक है। इसको मैंने इसलिए यहाँ पे समझाया क्योंकि इसको जो है हम अभी रिलेट करेंगे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए, ठीक। तो गांधी जी ये सोच रहे थे कि कैसे लोगों को यूनाइट किया जाए, हिंदू मुस्लिम को जो है कैसे यूनाइट किया जाए। अब क्या चीज हमें देखिए, बॉम्बे मार्च के महीने में 1919 में एक मीटिंग हुई, बैठक हुई, है ना। उस बैठक में 3 व्यक्ति मौजूद थे, और भी थे लेकिन एक्टिव जो थे वो 3 व्यक्ति थे, गांधी जी प्लस मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों थे। और ये दोनों ये था कि जो मेन खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर थे, ये खलीफाओं की हुकूमत वापस आए, ब्रिटिशर्स यहाँ से जो है चले जाए, इस तरह जैसे गांधी जी इंडिया में कर रहे थे, वैसे खिलाफत मूवमेंट के अगर हम फाउंडर कहें, इस पूरी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, तो वो बेसिकली जो है मोहम्मद अली एंड शौकत अली थे। बॉम्बे के अंदर गांधी जी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर वहां पे एक कमेटी बनाई गई, उसको बोलते हैं खिलाफत कमेटी। मार्च के महीने में कमेटी बनाई गई, उसको बोलते हैं खिलाफत कमेटी। इसका ऑब्जेक्टिव ये था, और गांधी जी से गुफ्तगू किया, उसमें ये था कि दोनों लोग जो है शामिल हों, मतलब तुर्किस्तान के मुस्लिम भी आए, इंडिया के मुस्लिम के साथ थे, इंडिया के मुस्लिम हिंदू भी जो है वो वहां के साथ थे, क्योंकि वहां पे भी दुश्मन ब्रिटिशर्स हैं और इंडिया के अंदर भी जो दुश्मन थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो खिलाफत मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि कैसे हम हिंदू मुस्लिम को एक साथ एक प्लेटफॉर्म के तहत लेके आए। और गांधी जी रॉलेट एक्ट वगैरह देख चुके थे ना, तो रॉलेट एक्ट तो बाद में हुआ, लेकिन गांधी जी को आइडिया तो हो गया था कि किस तरह से हम लोगों को यूनाइट कर सकें, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर काम होना शुरू हो गया, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। और बाद में जो है खिलाफत मूवमेंट को इंडिया के अंदर असहयोग आंदोलन चलाया गया, गन कॉर्पोरेशन, उनको एक साथ जोड़ दिया गया और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अब तुर्किस्तान के अंदर अगर कोई चीजें हो रही है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम है, तो इंडिया के जो मुस्लिम होंगे वो उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ आएंगे, इंडिया के मुस्लिम। साथ में अगर वहां पर कोई चीजें हो रही है तो इंडिया के अंदर जो हिंदू मुस्लिम है वो जो है सामने आएंगे। आज भी आप देखते हैं ना, कोई अगर किसी देश में अगर कुछ चीजें होती है मुस्लिम के ऊपर, तो जितने मुस्लिम हैं वो सारे यूनाइट में इकट्ठे होते हैं, होते नहीं है ना, कहने वाली बात है, लेकिन ऐसा जो है इसके अंदर देखा गया, ठीक।
तो अब क्या चीजें होंगी वो समझिए यहाँ पे। खिलाफत कमेटी जो है वो क्या क्या, इसमें एक बात आपको और समझना है कि मार्च के महीने में 1919 के अंदर बॉम्बे के अंदर जो है वो कमेटी बनाई गई जिसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली शौकत अली शामिल थे, मार्च के महीने में हुआ, ठीक है। लेकिन चूंकि गांधी जी तो यहाँ पे अकेले नहीं थे, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस भी था, आईएनसी जिसको कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी शामिल था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को चलाने वाले अलग अलग लीडर्स थे, तो जाहिर सी बात है इन लीडर से महात्मा गांधी मिलेंगे, मीटिंग करेंगे और इन लीडर को कन्विंस करेंगे कि हम ऐसा करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लीडर थे जो नहीं करना चाह रहे थे। उनका यह मानना था कि इससे अफरा तफरी फैल जाएगा, काफी ज्यादा विद्रोह हो जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, इसलिए वो लोग डर रहे थे ना, अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि गांधी जी थे, गांधी जी से बात हुई और क्या काम हुआ कि गांधी जी ने जो है काफी कन्विंस्ड किए कि ऐसा आप कीजिए, हमें जो है अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम यूनाइट्स नहीं होंगे, खिलाफत मूवमेंट को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो देश को आजादी इतनी जल्दी नहीं मिल सकता है। तो वो लेकिन कन्विंस करने में थोड़ा बहुत कामयाब है। देखिए क्या हो, डेट्स याद रखिएगा, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर के महीने में 1919 के अंदर ही अगर हम बात करें, सितंबर 1919 के अंदर ही हम बात करें, 1919 तो नहीं, एक साल बाद चीजें 1920 के अंदर, सितंबर 1920 के अंदर क्या चीजें होंगी, क्योंकि ये टाइम जब यहाँ पे कमेटी बनाई गई ना, तो ये एक साल तक जो है अलग अलग जगहों पे देखा, विजिट किया, चीजों को समझा, है ना। मोहम्मद अली शौकत अली इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे विजिट किए। फिर सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता के अंदर जो है आईएनसीस का एक सेशन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। मैं जैसे बताया ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना था, तो हर साल इनकी सभा होती थी, सेशंस होती थी, मीटिंग्स होती थी कि एक साल के अंदर हमने क्या क्या अचीव किया, आगे का प्लान क्या है, तो सेशंस होती थी, मीटिंग्स होती थी। तो कलकत्ता के अंदर सितंबर 1920 में मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर गांधी जी भी शामिल थे, है ना, और आईएनसीस के जो लीडर थे गांधी जी की उनकी बात हुई, और बात होने में सितंबर में काफी सक्सेसफुल रहे गांधी जी उन लीडर को क्या करने में, कन्विंस करने में, और वो लोग मान गए, है ना, कि चलिए ठीक है हम इसके अंदर जो है शामिल होंगे, खिलाफत मूवमेंट्स के अंदर सपोर्ट करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में इतना ज्यादा नहीं थे। इसकी वजह थी, इसकी वजह क्या थी कि नवंबर के महीने में 1920 में एक इलेक्शन होना था भारत के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट इलेक्शंस कर रहे थे ना, तो एक इलेक्शन होना था, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन होना था। तो जाहिर सी बात है इस इलेक्शंस में शामिल तो आईएनसीस भी होंगे, क्योंकि वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे। तो नवंबर में ये चीजें होना था और सितंबर में ये मीटिंग हुई। तो सितंबर में कन्विंस्ड होने में तैयार हो गया, लेकिन फिर भी आईएनसीस डर रहे थे। वो इसलिए डर रहे थे, उनका ये था कि नवंबर में जब 1920 में इलेक्शंस होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लीडर ने खिलाफत को सपोर्ट करना शुरू किया, है ना, मोहम्मद अली शौकत अली को अगर सपोर्ट करना शुरू किया, तो हो सकता है कि इस इलेक्शंस के दौरान में क्या हो जाए, वायलेंस हो जाए और माहौल डिस्टर्ब हो जाए, और हो सके कि इलेक्शंस न हो पाए। तो इससे आईएनसीस के लीडर को नुकसान होने वाला था, है ना, फायदा नहीं मिलता, तो इससे भी वो लोग डर रहे थे। तो इसलिए आप देखिएगा कि सितंबर से लेके मतलब सितंबर 1920 से चीजें शुरू हुई और दिसंबर में ये लोग फाइनली जाके माने आईएनसीस के लीडर 1920 तक। ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आईएनसीस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में काफी ज्यादा टशल्स थे, है ना, और वो विद इन द कांग्रेस काफी लोग लड़ रहे थे आपस में, क्योंकि कुछ लोग समर्थन देने को तैयार थे, कुछ लोग समर्थन देने को नहीं तैयार थे, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होना था। तो कहने का मतलब है सितंबर से लेकर दिसंबर 1920 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में काफी टसल्स रहा, कुछ लोग सपोर्ट करने को तैयार, कुछ लोग नहीं, और फाइनली जाकर दिसंबर को ये लोग माने। तो ये इससे जो है विवाद, क्योंकि जो है यहाँ पे एक इलेक्शन होना था नवंबर के महीने में। तो इसमें एक और भी चीज था कि क्या काम हुआ कि अब देखिए कि दिसंबर के महीने में जो है, दिसंबर बात करें, दिसंबर जो है 1920 में, दिसंबर 1920 में एक सेशन हुआ, उसको बोलते हैं नागपुर सेशन। नागपुर के अंदर मीटिंग हुई, है ना, और इस मीटिंग के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल थे और गांधी जी भी शामिल थे। क्योंकि नवंबर में तो इलेक्शन हो गया, है ना, नवंबर में इलेक्शन होने के बाद क्या हुआ कि अब इलेक्शन जो है वो आपका फिर दिसंबर में होने को तय हुआ।
इस दिसंबर के इलेक्शन में 1920 में हुआ, नागपुर के अंदर हुआ, उसमें आईएनसी पूरी तरह से मान गए, कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव तो हो गया, इलेक्शन तो हो गया, अब हम पूरे खुल के जो है आएंगे और जो खिलाफत मूवमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं मार्च में क्या चीजें हुई। मार्च के अंदर बॉम्बे के अंदर जो है खिलाफत कमेटी की जो स्थापना हुई। सितंबर 1920 में महात्मा गांधी और आईएनसी के बीच में कलकत्ता के अंदर मीटिंग हुई। इसमें गांधी जी कुछ हद तक सक्सेसफुल रहे, कामयाब करने में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट में लाने के लिए खिलाफत मूवमेंट के। चूंकि नवंबर में 1920 में इलेक्शन होना था, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस का, जिसमें ये लोग डर रहे थे आईएनसी के कहीं वायलेंस ना हो जाए, इसलिए शुरुआती दौर में ये लोग सपोर्ट नहीं किए। तो सितंबर 1920 से लेकर दिसंबर 1920 में आईएनसी काफी टशल्स में रहे, इनके अंदर काफी परेशानी हुई है ना, कुछ लोग सपोर्ट करने में तैयार थे, नहीं करने थे। चूंकि नवंबर में इलेक्शन हो गया तो फिर आया दिसंबर 1920 में नागपुर में सेशन हुआ और फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस बात को मान गई कि अच्छा ठीक है, हम जो है इसको सपोर्ट करेंगे। और फिर क्या चीजें हमें देखिए कि आप यहाँ से अगर डेट्स याद कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि जनवरी 1921 के अंदर, ठीक है, आप तो देखेंगे दिसंबर 1920 में नागपुर में सेशन हुआ, जिसमें आईएनसी जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, गांधी जी के साथ आए और इन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है, हम खिलाफत कमेटी को सपोर्ट करेंगे। जनवरी 1921 के अंदर क्या काम हुआ कि खिलाफत मूवमेंट, जो खलीफाओं का मूवमेंट था ना, और प्लस जो है आपका जो गांधी जी के जरिए एक और मूवमेंट चलाई गई थी इंडिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस दोनों को एक साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, दोनों एक साथ चले। नॉन कोऑपरेशन मतलब यहाँ के लोग वहां जाके सपोर्ट किए, वहां के लोग यहाँ के सपोर्ट किए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी वो देखने को मिला, और ये काम हुआ आपका जनवरी 1919 में देखने को मिला। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। शुरुआती दौर में आईएनसी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बाद में सपोर्ट करना शुरू किए और जनवरी 1921 के अंदर इस चीज को फाइनली क्या किया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया और फिर इसको सपोर्ट करना शुरू किया गया। तो हम खिलाफत मूवमेंट्स को पढ़ लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम नॉन कोऑपरेशन तक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब आते हैं हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में। जिसको हिंदी में कहते हैं असहयोग आंदोलन, है ना। इसकी शुरुआत जो हुई भारत में 1920 से चीजें शुरू हो गई और 1921 में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ दिया गया। 1920 से ये चीजें शुरू हुई। सर 1 मिनट, कॉल आया था क्या? कॉल आया था इसमें, वीडियो क्यों कट गया है? हाँ, स्टार्ट 1920 और 21 में जो आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो मेन फाउंडर माने जाते हैं महात्मा गांधी। जैसे खिलाफत मूवमेंट का मोहम्मद अली शौकत अली थे, तो वैसे ही इसका जो मेन फाउंडर है वो आपका महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के जरिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया भारत के अंदर, ठीक है। अब नॉन कोऑपरेशन क्या मूवमेंट है इसको समझेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि 1909 के अंदर महात्मा गांधी जब यहाँ से जा रहे थे, है ना, इंडिया से, तो महात्मा गांधी ने एक इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी, बुक लिखी। इसमें उस किताब का नाम है हिंद स्वराज। ये इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज जो बुक है ये इंपॉर्टेंट है। अब हिंद स्वराज को तुम समझते हैं, यहाँ पे हिंद स्वराज में उन्होंने गांधी जी ने एक बात की, जो ये कही कि इंडिया के अंदर जो अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे हैं, जो ब्रिटिश शासन है, वो इसलिए कर पा रहे हैं चूंकि इंडिया के कुछ लोग, सारे लोग तो नहीं, कुछ लोग ब्रिटिशर्स को क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। अब वो जानबूझ के कर रहे हैं या न जान के या मजबूरी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी ना किसी प्रकार का कोऑपरेशन कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, जिसके वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी हुकूमत भारत में करवा रहे हैं। अगर ये कोऑपरेशंस विथड्रॉल कर लिया जाए, हटा लिया जाए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर इनकी पूरी शासन जो है भारत के अंदर से खत्म हो जाएगी। अब कोऑपरेट कैसे कर रहे हैं, तो कोऑपरेट ये है कि जैसे मान लिया कि ब्रिटिशर्स के जरिए एक स्कूल बनाया गया या एक कॉलेज जो है तैयार किया गया, है ना,
या हम कह सकते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी बनाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट जाके पढ़ते हैं, लेकिन फायदा किसको होता है? स्टूडेंट तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम फीस वगैरह किसको दे रहे हैं? ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। बहुत सारे ब्रिटिशर्स की चीजों को इंडिया हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं। ये बात गांधी जी 1909 में कह के चले गए, ठीक है। अब 1920 और गांधी जी खुद क्या इंडिया के अंदर मौजूद हैं। तो गांधी जी ने फैसला किया हमें अब मूवमेंट जो है वो शुरू करना है, ठीक। अब नॉन कॉपरेशन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो देखिए, अब किस तरह से हम इनको कॉपरेट नहीं किए। लेकिन इसका एक और भी आपको समझना होगा, वो होता है कि असहयोग आंदोलन तो गांधी जी के जरिए चलाए गए थे, लेकिन जिस अंदाज से ये सक्सेसफुल होना था, है ना, ये मूवमेंट जितनी तरक्कियां मिलनी थी इस मूवमेंट को, ये अगर कह सकते हैं कि अगर मुझे परसेंटेज 100% ये कामयाब नहीं है, हाँ, किंतु शुरुआत में 50% मतलब सक्सेसफुल है और बाद में फिर ये जीरो पे आके अटक गए, जहां से चीजें शुरू हुई वापस नहीं आ गए। तो कहने का मतलब था कि कामयाब नहीं था। ये वजह है जब गांधी जी चला रहे थे और जब ने डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया, तो फिर इसमें क्या दिक्कत हो गई, क्यों ये कामयाब नहीं हुए, उसका एक अलग टॉपिक है, उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि नॉन कॉपरेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं गांधी जी असहयोग आंदोलन के अंदर क्या क्या इंडिया में की। हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि आप तो खिलाफत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी, है ना। इसको बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक, गांधी जी फाउंडर थे। असहयोग आंदोलन कहते हैं कि हमें सहयोग जो है वो नहीं करना है अंग्रेजों को, ठीक। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज हुई इसके अंदर वो ये हुआ, गांधी जी के जरिए किया गया कि जो गवर्नमेंट थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, वो एक इंपॉर्टेंट उन्होंने टाइटल्स दिया किसी को, है ना, या किसी टाइटल्स को उन्होंने अवार्ड किया। मतलब हम कोई चीज जीते हैं ना, कोई सेना में कोई अच्छी काम किए तो हमें किसी टाइटल से नवाजा गया, और ये नवाजने वाले कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो इसका कहना था गांधी जी का कि ये जितने भी टाइटल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए दिया गया है इंडियंस को, वो सब टाइटल्स को सरेंडर किया जाए, मतलब उसको वापस दे दिया जाए। सरेंडर कर देंगे उसको और वापस वो टाइटल्स उनको दिया जाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था मुनव्वर राणा, जानते हैं मुनव्वर राणा बहुत बड़े शायर हैं, ठीक है, शेर व शायरी करते हैं मुनव्वर राणा। तो गवर्नमेंट ने उसको किसी टाइटल से नवाजा था या अवार्ड दिए थे, मुनव्वर राणा ने उसको जाके वापस कर दिया कि हमें इस हुकूमत में ये नहीं चाहिए, क्योंकि हुकूमत ही इतनी गंदी है भारत के अंदर, हम इसको लेके खा रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल जाके वापस कर दिया कि हमें इसको नहीं लेना है। सेम ऐसे ही समझिए उस वक्त इस तरह की चीजें हो रही थी। तो जो है ये टाइटल, तो पहली बात ये हुई कि आप उस टाइटल्स को जो है वापस कर दीजिए, है ना, दे दीजिए गवर्नमेंट को। सेकंड चीज इसके अंदर ये हुई कि जितनी भी सिविल सर्विसेज हम ब्रिटिश के साथ मिलकर कर रहे हैं, या सिविल सेवाएं ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज मतलब जैसे मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन पे हम काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कि कोई सेना में है, ब्रिटिश सेना के अंदर काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कि हम कोई ब्रिटिश पुलिस के अंदर भर्ती में हैं, या मान लीजिए कि हम जो है कोई लॉ का जो है और हम जो है वकालती कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट्स पे, तो इन सब चीजों को हम क्या करते हैं? छोड़ दें, सिविल सर्विसेज पे बिल्कुल ही ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो कहा कि जो इलेक्शंस होना था भारत के अंदर, है ना, जो इलेक्शंस हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, उस इलेक्शंस को हम सपोर्ट ना करें और इस इलेक्शंस के अंदर हम शामिल ना हो। उसको उन्होंने कहा कि बाइकआउट कर दें। क्या कर दें बाइकआउट? कि आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस होते हैं जो ब्रिटिशर्स करवा रहे हैं भारत के अंदर, है ना, उस इलेक्शन का हिस्सा आप ना बने, है ना, करने दीजिए जो वो कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अहम बात उन्होंने इसके अंदर कहा। अच्छा, एक चीज और है कि जो इलेक्शंस को था कि जो इलेक्शंस होगा, चुनाव होगा, तो अंग्रेज करवाएंगे, उसमें इंडियन नहीं सपोर्ट करेंगे, इंडियन शामिल नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक जगह ऐसा था जहां पे सपोर्ट कर रहे थे, और वो जगह था मद्रास। मतलब गांधी जी के मद्रास पे कोई असर नहीं पड़ा, मतलब मद्रास के लोग ये नहीं किया कि सपोर्ट नहीं किया, उनका ये था कि नहीं, हम इलेक्शंस को तो सपोर्ट करेंगे। और मद्रास के अंदर एक पार्टी थी जिसका नाम है जस्टिस पार्टी, एक पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी, मद्रास में काम कर रहा था। लेकिन ये सवाल है कि गांधी जी के कहने पे भी वो सपोर्ट कर रहे थे, इसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब था कि मद्रास के अंदर कुछ नॉन ब्राह्मण्स लोग थे, है ना, जिनकी पार्टी थी ये नॉन ब्राह्मण्स था। तो नॉन ब्राह्मण्स का ये मानना था कि नॉन ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण्स नहीं थे ये,
तो जो सोसाइटी के अंदर ब्राह्मण्स को चीजें मिल रही है ना, वो नॉन ब्राह्मण्स उससे फायदा नहीं उठा पा रहे थे। इनकी कोई शनाख्त नहीं थी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं था। तो इनका ये था कि चुनाव होगी, इलेक्शंस होगा, जिसके वजह से हमें हमारी पार्टी जीतेगी और पार्टी जीतने के बाद जो नॉन ब्राह्मण्स लोग हैं, जो हम लोग हैं, उनको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा और उनसे फायदा होगा। अगर हम इलेक्शन बाइकआउट कर दें तो जस्टिस पार्टी खत्म हो जाएगी, जिससे चुनाव से कोई फायदा नहीं होगा और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो एक्सेप्शनल केस था जो सपोर्ट कर रहे थे गांधी के कहने के बावजूद भी। हम इस तरह से इसको देखते हैं। एक चीज और यहाँ पे आपको समझाऊं कि ये तो चीजें शुरुआती दौर में हुआ, फिर ये चीजें हुआ कि जो फॉरेन क्लोथ्स थे, है ना, जो बाहर से कपड़े आ रहे थे या बाहर से जो फूड वगैरह इंपोर्ट कर रहे थे, जो इंपोर्टेड होता था, है ना, हम उस चीज को क्या करें, बिल्कुल ना करें। मतलब हम बाहर से चीजों को ना मांगे। जैसे इंडिया है, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे कपड़े वगैरह बाहर से आते थे, भोजन बाहर से आते थे और वो ज्यादा यूरोपियंस होते थे। तो बिल्कुल मना कर दिया गया कि इस चीज को भी हमें क्या करना है, बाइकआउट करना है। हम जो है इस चीज को नहीं करेंगे। हम खुद अपने मील्स इस पे जो है चीजों को प्रोड्यूस करेंगे, खुद अपना भोजन बनाएंगे, हमें बाहर की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज को उन्होंने बाइकआउट किया, ठीक है। एक चीज और भी है इसमें कि बहुत सारे जो हेडमास्टर थे, है ना, हेडमास्टर कह लीजिए, जो प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, या जो टीचर थे पढ़ाने वाले, या मान लीजिए जो स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे पढ़ने वाले, इन सब ने अपने जो है टीचर पे इस्तीफा दे दिया, ये कर दिया। स्टूडेंट जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाने से बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं जाएंगे, हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे लॉयर्स थे, है ना, लॉयर्स का मतलब जो है वकील वगैरह, उन्होंने अपना प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिसेस उनको जो है ब्रिटिश कोर्ट के अंदर ही जाके करना होता था। तो लॉयर्स ने या मान लीजिए बहुत सारे जज थे, उन सब ने जो है अपनी प्रैक्टिसेस क्या कर दी, पूरी तरह से छोड़ दिया और बिल्कुल ही सपोर्ट करना बंद कर दिया। हम अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इसका प्रभाव जो है देखने को मिला काफी ज्यादा, और इकोनॉमिकल कंडीशंस में हम इसको समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमिक फ्रंट था हमारा, जो अर्थव्यवस्था थी देश की, उस पर देखने को मिला। और इसको मैं आपको बताऊं जैसे कि एक सेंसस रिपोर्ट हुई थी, मान लीजिए कि 1921 के अंदर, 1921-22 के अंदर, है ना, इसमें एक सेंसस रिपोर्ट आई और ये सेंसस ब्रिटिशर्स करवाते थे। इसमें ये कहा गया कि ब्रिटिशर्स को कितना घाटा हुआ, तो मान लिए कि 157 करोड़ जो है ये लोग क्या कर रहे थे, पैसा अर्न कर रहे थे, अगर मान लिए। तो इसमें जो है 52 करोड़ के आसपास जो है जाके सिर्फ चीजें रुक गई। मतलब इतना ज्यादा घाटा हुआ इसका। मतलब ब्रिटिशर्स जो चीजों को इंपोर्ट कर रहे थे, इसका फायदा तो ब्रिटिशर्स को ही हो रहा था, चीजों को बेच रहे थे, और लोगों ने सीधे सब काम करना बंद कर दिया, ये कर दिया। तो जिसके वजह से जो है 157 करोड़ की जगह तो सिर्फ 52 करोड़ से आगे चीजें रुक गई। मतलब इतना ज्यादा डेफिसिट का मामला जो है वो इसमें देखने को मिला। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सक्सेसफुल था, ये कामयाब था इसके अंदर। एक और भी चीज था इसके अंदर, डिमांड क्या गया था, तो फोर्स रिक्रूटमेंट का हिस्सा था, जिसपे जबरदस्ती मजदूरों को, किसानों को लाके बंटवारे में शामिल किया था। उनका भी योगदान था, उनकी भी भरपाई हो, है ना, उनकी भी जो है जो आजादी मांग रहे थे और उनकी भी चीजों को वहां पे माना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर। अब ये चीजें भी इसके अंदर, अच्छा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिकली जो है, एक तो हमारा क्या होता है कि सिटी, शहर होते हैं, शहरों के अंदर चीजें चलाते हैं ना मूवमेंट, और फिर ये मूवमेंट धीरे धीरे जो गांव वगैरह के एरियाज में होते हैं वो फैल जाते हैं। कोई भी मूवमेंट के आंदोलन की शुरुआत शहर से होते हैं और फिर वो धीरे धीरे गांव में। तो केवल हम अभी जो है शहर वाली चीजों को पढ़ रहे हैं और फिर हम जो है गांव वाला भी क्वेश्चंस पे आएंगे। गांव वाला भी क्वेश्चंस हम करेंगे कि गांव के अंदर लोग कैसे यूनाइट हुए, और इसमें जवाहरलाल नेहरू साहब का क्या योगदान था, या जो बाबा रामचंद्र है उनका क्या योगदान था, रामचंद्र बाबा। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब चीजें शुरू हो गई तो इसमें परेशानी क्या हो गई, जैसे हम कहते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। तो अगर हम कहें कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी, क्यों ये कामयाब नहीं हो पाई, लिमिटेशंस क्या क्या था। लिमिटेशंस इसमें पहला जो लिमिटेशन था वो ये था कि शुरुआत में तो काफी लोगों ने मदद किया, है ना, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जितने भी टीचर थे, या हम कह सकते हैं कि डॉक्टर थे इसमें जो लोग शामिल हुए थे इस मूवमेंट के अंदर, या मान लीजिए कि जो लॉयर्स थे, या मान लीजिए कि जो स्टूडेंट विद्यार्थी थे, है ना,
ये सब जाके वापस फिर क्या किया, ज्वाइन कर लिया, इसको बोलते हैं रीज्वाइन। मतलब स्टूडेंट ने स्कूल या कॉलेज छोड़ दिया, शुरुआती दौर में नहीं पढ़ा किया, लेकिन आप कब तक नहीं पढ़ा करोगे, नुकसान तो आपका ही होगा। आप भले ही मूवमेंट का पालन करते हो, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा स्टूडेंट को होगा, है ना। तो इसमें एक और चीज था कि अच्छा मान लीजिए जो लॉयर था, जहां पे कोर्ट्स वगैरह में लोग अपना लीगल प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जब नहीं जाएंगे वो करने के लिए, तो इनका इनकम कहां से आएगा, पैसे कहां से इनको मिलेंगे, वो भी असर है, घर कैसे चलेगा। तो सारे लॉयर्स वापस कोर्ट जाके ज्वाइन कर लिए, डॉक्टर्स भी अस्पताल में जाके काम करना शुरू कर दिए, टीचर भी जितने स्कूल्स वगैरह छोड़े थे वो सब जाके फिर वापस से दोबारा ज्वाइन, क्योंकि सबकी इनकम की बात थी कि पैसे कहां से आएगा अगर हम छोड़ देंगे तो, क्योंकि अगर काम करें तो पैसे तो मिल रहा है। ये अलग बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, और मान लिए कि फ्यूचर को भी लेके कि मुस्तकबिल कैसा होगा अगर स्टूडेंट छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, तो फ्यूचर पे भी। तो इसमें एक चीज हो सकता था कि जैसे गांधी जी ने कहा तो लोगों ने शुरुआती दौर में छोड़ दिया, गांधी जी कोई ऑल्टरनेट कर सकते थे इसके लिए। ऑल्टरनेटिव मतलब अगर गांधी जी खुद अपना स्कूल बनाते, है ना, पैसे इकट्ठे करते और स्कूल बनाते, और स्कूल बनाने के बाद खुद उस स्कूल में जाके स्टूडेंट पढ़ते, तो शायद से वापस नहीं जाते ये लोग, क्योंकि कोई ऑल्टरनेट रास्ता तो था नहीं, हमें अंग्रेजों की चीजों का इस्तेमाल करना था। तो कहने का ये मतलब था कि फिर लोगों ने जाके जो है दोबारा से इन चीजों को ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद फिर अपना काम हो, तो धीरे धीरे असहयोग, अब क्या हो रहा है कि हम सहयोग कर रहे हैं, जिस चीज के खिलाफ कर रहे थे फिर वही चीज हम कर रहे हैं। फिर एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताओ, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है आपका खादी क्लोथ्स को लेके, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए खादी क्लोथ्स क्या होता है कि ये क्लोथ जो है बेसिकली इंडिया के मील या इंडिया के फैक्ट्री के अंदर ये चीजें तैयार होती थी, ठीक है, और जब ये मार्केट के अंदर पहुंचती थी बिकने के लिए, तो ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। एक्सपेंसिव मतलब इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, काफी ज्यादा कॉस्टली होता था, मेहनत बहुत ज्यादा था। तो इसमें क्या था कि जो गरीब लोग थे वो इस चीज को खरीद नहीं पा रहे थे, जो पुअर सेक्शन पीपल्स हैं वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे, तो इसका बहुत ज्यादा प्राइस होता था, जिसके वजह से जो इंडिया के अंदर बाहर से लॉट से चीजें पहुंचती थी, क्लोथ्स पहुंचते थे, उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, तो क्या हुआ कि शुरुआती दौर में कुछ दिन तक तो हम खादी क्लोथ का इस्तेमाल नहीं किए, तो गरीब वगैरह थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे वो लोग फिर फॉरेन क्लोथ्स को डिमांड करना शुरू किया और कहा कि हमें तो बाहर के ही कपड़े का इस्तेमाल करना है। वो इसलिए नहीं कि बाहर का है, वो इसलिए कि इसकी प्राइसेस कम होती है और खादी क्लोथ वो ज्यादा पैसे में मिल रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि हमें फॉरेन क्लोथ का इस्तेमाल करना है, कम पैसे में मिले। तो अब क्या हो रहा है कि चीजों को हम खरीद रहे हैं, उसका एक तरह से हम उसको सहयोग कर रहे हैं, तो ये लिमिटेशंस थे। तीसरी बात जो अहम है, जिसके वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो शुरुआती दौर में कमजोर हुए, लेकिन बाद में गांधी जी ने मजबूरन इस मूवमेंट को विथड्रॉल कर लिया। जो भी मूवमेंट था ना, गांधी जी ने बाद में विथड्रॉल करने पे मजबूर हो जाते। जैसे आपने देखा 6 अप्रैल 1919 के अंदर भूख हड़ताल पे बैठे, तो 18 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के बाद वो विथड्रॉल कर लिए। फिर नॉन कोऑपरेशन आप देखेंगे विथड्रॉल कर लिया। जब देखेंगे सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट 1930 में चला आएगा, तो कुछ वक्त के लिए फिर उसको विथड्रॉल कर लिया गया था। तो कहने का मतलब कोई भी मूवमेंट 100% कामयाब नहीं हो रही चीजें, इसकी मजबूरी की वजह से थी। एक और भी पॉइंट इसमें है जिसके वजह से ये जो है विथड्रॉल कर रहे थे मूवमेंट्स को, वो ये था कि गांधी जी का शुरू से ही मतलब था कि कोई भी चीजें हम जब कर रहे हैं तो उसको नॉन वायलेंट तरीके से, अहिंसक तरीके से चीजों को करना है। क्योंकि क्या हुआ था कि 1922 को, ये डेट्स याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है, आप लोग जानते हैं, जिसको बोलते हैं चौड़ी चौड़ा, है ना, ये एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ पे जो किसान थे, लोग थे, और जो पुलिस थी, ब्रिटिशर्स पुलिस थी, दोनों के बीच में काफी झड़प हुई, क्लैशेस हुई, ठीक है। जिसमें से क्या हुआ कि जो 22 पुलिस थे ना, पुलिसमैन, वहां के लोग गुस्से में आके उसको क्या किया, आग लगा दी, सीधे हिंसा की तरफ बढ़ रहा था, वायलेंस देखने को मिल रहा था, जबकि गांधी जी का था कि नॉन वायलेंस। इस बात की वजह से गांधी जी काफी डर गए थे कि अगर इसको हम विथड्रॉ नहीं और ऐसे अगर चलता रहा तो पता नहीं देश के अंदर क्या हो जाएगा। तो गांधी जी मजबूरन जो है इस चीज को क्या क्या विथड्रॉ किया। देखिए 3 पॉइंट्स है जिसके वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कामयाब नहीं हो रही थी। पहला कि टीचर, डॉक्टर, लॉयर, स्टूडेंट वगैरह रीज्वाइन कर लिया, फिर से उन्होंने जाके ज्वाइन कर लिया, इनकम और फ्यूचर का सवाल था। सेकंड, जो खादी क्लोथ से इंडिया में तैयार हो रहे थे उसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया, फिर फॉरेन क्लोथ का डिमांड होना शुरू हो गया क्योंकि उसकी प्राइसेस ज्यादा थी। तीसरी चीज कि नॉन वायलेंस मूवमेंट के तरीके मतलब तहत जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, गांधी जी चला रहे थे, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वक्त के साथ था हिंसक होना शुरू किया, वायलेंस होना, जिसमें चौड़ी चौड़ा 1922 का इंसिडेंट।
तीन वजह की वजह से जो है, कारण की वजह से गांधी जी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फाइनली क्या कर लिए, विथड्रॉल कर लिए। इतनी बात आप समझ गए हैं। तो ये शहरों तक की बात हमने आपसे किया, ठीक है। एक है कि विलेज के अंदर क्या चीजें हुई, गांव के अंदर क्या चीजें हुई, है ना, गांव में लोग कैसे यूनाइट हुए, और फाइनली नॉन कोऑपरेशन का पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर आपका साइमन कमीशन रिपोर्ट आएगा, नेहरू कमेटी रिपोर्ट जिसे कहते हैं। फिर आप साइमन कमीशन के बाद नेहरू कमेटी रिपोर्ट होगा। फिर जो है आपका लाहौर रेजोल्यूशन 1930, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, शॉर्ट डिमांड, 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है, 1937 का इलेक्शंस, 1940 का जो आपका कराची का जो डिमांड था, है ना, पाकिस्तान रेजोल्यूशंस कहते हैं जिसे, वो चीजें, और फिर 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे। इस तरह से हम 1947 तक जो है चीजों को देखेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो नॉन कोऑपरेशन के बाद का होगा, और उस लेक्चर में हम 1947 तक का वाकया जो है आपको पढ़ा देंगे। केवल आपको ये याद रखना है कि हम अब तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सिटी या शहर में पढ़ रहे थे, अब इसको हम क्या करेंगे, अगला जो होगा वो गांव के अंदर इसको हम पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, एंजॉय कीजिए आप लोग।